चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। कल हमारा दिसंबर 2023 जून 2023 के बैच के लिए कल हमारी ओरिएंटेशन कंडक्ट हुई थी। हमने ओरिएंटेशन में पेपर वगैरह का इंट्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें जो है वो की थी। कल ही हमें एक केस स्टडी जो है वो स्टार्ट करनी थी, जो हम कल नहीं कर पाए। तो आज हम एक केस स्टडी से जो है वो स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल और आसान केस स्टडी है, ठीक है। और इसके एक दो पार्ट्स ही हमें करने हैं। आज हम बहुत ज़्यादा कोई डिटेल या लंबे चौड़े कॉन्सेप्ट्स में नहीं जाएंगे। मकसद ये है कि हम एक सवाल का फ्लेवर लें कि यार किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उन्हें टैकल किया जाता है, एंड एट द सेम टाइम हम उसे सॉफ्टवेयर के ऊपर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तरीका कार ये होगा कि मैं इस सवाल को यहाँ पर आपके पास जो है वो रीड कर रहा हूँ, जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं उनका थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिविजन करवा रहा हूँ। और फिर उसके बाद जब हम इस सवाल को पूरा समझ लेंगे, छोटे मोटे अपने नोट्स बना लेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद हम सॉफ्टवेयर के ऊपर इसका सोल्यूशन करने की बहरहाल जो है वो कोशिश करेंगे। सही, सॉफ्टवेयर के ऊपर करने की कोशिश करेंगे। सही, चले जी। तो ये सवाल है हमारे पास विंटर 2022 MSA 2 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और 25 मार्क्स की कैटेगरी से पर्टेन करता है। क्वेश्चन 3 25 मार्क्स। बहुत ही इजी सिनेरियो या आसान से एक चीज इसके अंदर पूछी गई है। GHF फार्म्स लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, जो कंपनी जो है वो टोबैको बिजनेस के अंदर जो है वो काम करती है। सही, इन्हें थेफ्ट का मसला चल रहा है और इन्हें लग रहा है कि यार इनका सामान वगैरह चोरी होता है। जो वर्कर्स काम करते हैं वो एम्बेजलमेंट करते हैं इन्वेंट्री की और चोरी वगैरह करते हैं। इस जिम्न में इन्होंने हमें अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के बारे में जो है वो यहाँ पे कहा है, इवेल्युएट द परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए इन्होंने अपना सॉर्ट ऑफ हमें यहाँ पे एक PNL मैनेजमेंट अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से जो है वो प्रोवाइड किया है। हमें सेलिंग प्राइस बताई है, हमें कुछ वेजेस की डिटेल्स बताई हैं, और हमें कुछ कॉस्ट वगैरह के बारे में जो है वो बताया है, ठीक है। कुल मिला के ये सिचुएशन इस तरह से पार्ट ए के हवाले से नजर आ रही है। तो सर इस सवाल को शुरू करने से पहले और इसका सोल्यूशन सॉफ्टवेयर पे आए कि आपके सॉफ्टवेयर पे करने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट या फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या चीजें देखनी होती है। फाइनेंशियल एनालिसिस या परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इसमें हमें जो है वो क्या क्या चीजें यहाँ पे जो है वो देखनी होती है। सर अगर मैं फाइनेंशियल एनालिसिस और परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात करूं तो यहाँ पर दोनों चीजें आ जाती हैं, यानी आपका फाइनेंशियल एनालिसिस भी आ जाता है और नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आ जाता है। सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस से आपको पता चलता है कि कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से हमेशा ये पता चलता है कि कंपनी फ्यूचर पर्सपेक्टिव से किस रास्ते पर चल रही है, वेयर इट इज हेडेड टू। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर हमारे कस्टमर का एंगल आ जाता है, ठीक है। हमारे ऑपरेशंस की एफिशिएंसी का एंगल आ जाता है कि हमारे ऑपरेशंस कितने एफिशिएंट हैं, कितने इफेक्टिव हैं, कितने अच्छे हैं, बेहतर हैं। यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एंगल आ जाता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने लोगों की, अपने कल्चर की, अपने पूरी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किस तरह से कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास इनोवेशन लर्निंग का एंगल भी आ जाता है। इनोवेशन का एंगल आ जाता है कि भाई हम कितना नए प्रोडक्ट्स को, नई चीज़ों को माशरे के साथ साथ जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कस्टमर का फीडबैक, हमारे ऑपरेशंस की एफिशिएंसी जैसे वेस्टेजेस वगैरह, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जिस तरह नए स्किल्स को सीखना, और इनोवेशन का मतलब नए प्रोडक्ट्स को लेकर आना, ये वाली सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो नॉन फाइनेंशियल एंगल में फॉल करती हैं। ये हमें ये बताती हैं कि भाई कंपनी किस रास्ते पर चल रही है, फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। जबकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें ये बताती है कि कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है और वो कौन सी इंप्रूवमेंट्स हैं या सजेशंस हैं जो कंपनी को यहाँ पर लेके आने चाहिए अपने पास, कि इनको क्या किया जाए, इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। सर इस चीज को अचीव करने के लिए, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए हमारा तरीका कार क्या होता है, हम कैसे इसको जो है वो सारा काम करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास जो भी डेटा दिया हुआ है, आप उस डेटा को एनालाइज करते हैं। सर डेटा को एनालाइज कैसे किया जाता है, आप उसके रेशियोज बना सकते हैं, उनमें आपस में प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स निकाल सकते हैं। सर प्लॉजिबल रिलेशनशिप से क्या मुराद है, क्या चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, जैसे रेवेन्यू,
वर्सेस रिसीवेबल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्सेस पेएबल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्सेस इन्वेंट्री, ठीक है। फिर तुम्हारा फाइनेंस कॉस्ट वर्सेस बोरोइंग, सेलिंग एक्सपेंसेस वर्सेस सेल्स, इसी तरीके से रेवेन्यू वर्सेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्सेस जीपी। आपका जीपी कहाँ इंप्रूव हो रहा है, कहाँ नहीं इंप्रूव हो रहा, अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम, ऑपरेटिंग वर्सेस कैश प्रॉफिट, कि भाई कंपनी बुक्स में कितना प्रॉफिट कमाती हुई नजर आ रही है और कैश में कितना प्रॉफिट कमाती हुई जो है नजर आ रही है, ठीक है ना। नॉमिनल प्रॉफिट वर्सेस कैश प्रॉफिट। आज तुम पाकिस्तान स्टेट ऑयल को उठा के देखो, पीएसओ को, पीएसओ बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, लेकिन क्या वो कलेक्ट हो रहा है? नहीं सर, रिसीवेबल्स में पाइल अप होता जा रहा है सर्कुलर डेट के अंदर। 1500 अरब का तकरीबन हमारा सर्कुलर डेट है, उसके अंदर सारा अमाउंट जो है वो पाइल अप हो रहा है। कैश में कुछ भी नहीं कमा रहा, कैश के लिए उसको बोरिंग करनी पड़ रही है। कंपनी के पास प्रॉफिट बहुत है, लेकिन कंपनी की बोरिंग इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी कैश मैनेजमेंट यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है। तो आप यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को भी एनालाइज करते हैं। वर्सेस द प्रॉफिट्स, आपने प्रॉफिटेबिलिटी कमाई कितनी है एक्चुअल में जो यहाँ पे जो है वो स्टैंड कर रही है, ठीक है। फिर आप अपने शेयर होल्डर को कितना रिटर्न दे रहे हैं, शेयर होल्डर रिटर्न। शेयर होल्डर रिटर्न में सर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? कैपिटल एप्रिसिएशन आ जाता है एंड डिविडेंड आ जाता है। इन तमाम चीजों को जितने भी पॉसिबल, ऑल द पॉसिबल रेशियोज दैट कुड बी कैलकुलेटेड, जितने पॉसिबल रेशियोज हैं दैट कुड बी कैलकुलेटेड, जितने पॉसिबल रेशियोज हैं यहाँ पर, और आपके सामने जो है सिचुएशन नजर आ रही है, जितने भी पॉसिबल रेशियोज की वो आप वहां पे जो है वो कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके उनको एनालाइज करें। एनालाइज करने से क्या मुराद है सर? एनालाइज करने से मुराद है उनका आपस में रिलेशनशिप देखें। नंबर्स है ना, नंबर्स हमेशा स्टोरी बताते हैं, नंबर्स हमेशा डेटा बताते हैं, नंबर्स हमेशा ये बताते हैं इसके बैक पे हुआ क्या है। सॉरी, डेटा हमेशा स्टोरी बताता है कि बैक पे हुआ क्या है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, अभी रिसेंटली मैंने ये कहीं पर पढ़ा था कि एक वॉरफेयर के अंदर ये देखा जाता था कि भाई जब एक जहाज जिसको बुलेट्स लग जाती थी, जब वो वापस आता था तो कुछ खास जगहों पे ही बुलेट्स लगी हुई होती थी और बाकी जगह जो है वो एम्प्टी होती थी। कह लो कुछ खास जगह जहाँ बुलेट नहीं लगती थी, बाकी जगह पे जो है वो बुलेट लग जाती थी। तो इन लोगों ने एनालाइज किया और इंजीनियर्स ने कहा कि भाई जिन जगहों पे बुलेट्स लग रही है ना, उस जगह को मजबूत करने की जरूरत है, और जिन जगहों पे नहीं लग रही मतलब वो इतने मजबूत है कि उनका कोई इशू जो है वो नहीं है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन जगहों को स्ट्रेंथन करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब डेटा को एनालाइज किया गया तो देखा गया कि भाई मुमकिनात हैं कि उन जगहों पे जिन पे आपको आज बुलेट नजर नहीं आ रही है, उन जगहों पे जब बुलेट लगती है तो जहाज वापस ही नहीं आ पाता। वो वापस वही जहाज आ पाता है जहां पे उस जगह पे बुलेट नहीं लग रही जो आपको नजर आ रही है। जैसे ही वहां पे किसी जहाज में बुलेट लग जाती है, जब उन्होंने वो नंबर ऑफ फाइटर जेट्स का जो है वो अंदाजा लगाया, तो वो जहाज वापस ही नहीं आ पा रहे थे जहां पे एक मखसूस जगह पे जो है वो बुलेट लग जाती थी। तो डेटा बहरहाल आपको स्टोरी बताता है, स्टोरी टेलिंग बताता है। जैसे कराची का फूड बिजनेस अगर मुझे एनालाइज करना है तो मैं एनालाइज करते हुए देखता हूँ यार कौन से इलाके हैं, कहाँ से ऑर्डर प्लेस होते हैं, किधर वर्किंग वुमेन है, जहाँ पे बहुत ज्यादा घर में खाना जो है वो बनाने वाला मसला नहीं होता और बाहर से जो है वो ऑर्डर कर लिया जाता है या होम शेफ से ऑर्डर कर लिया जाता है। आप पूरा उसका डेटा एनालाइज करते हैं। फूड पांडा ने यही डेटा एनालाइज करके कितने रेस्टोरेंट्स के सामने मिलता जुलता रेस्टोरेंट खड़ा कर लिया है। क्यों? उनके पास ऑर्डरिंग का डेटा है, उनको पता है किस इलाके में किस चीज की कितनी डिमांड है। पीछे उन्होंने क्लाउड किचन खोले हुए हैं, इस तरह के ब्रांड्स खड़े किए हुए हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स को जो है वो कम्पीट करते हैं। क्यों? उनके पास डेटा मौजूद है कि कब कहाँ किस वक्त किसकी कितनी डिमांड है। वो उसी वक्त डिस्काउंट्स एंड प्रमोशंस चलाते हैं, उसी डेटा को लेवरेज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके जो है वो अपनी सेल्स को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस भी इसी चीज का नाम है। जितने रेशियोज आपसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं आप उन्हें कैलकुलेट करें, उनके प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स बनाएं और फिर अल्टीमेटली एनालाइज करने के बाद
उनको इंटरप्रेट करें और इंटरप्रेट करके फाइंड करें वेयर द प्रॉब्लम इज। फाइंड वेयर द प्रॉब्लम इज। अब बाकी जितनी चीजें आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस के अंदर उन चीजों के अंदर पढ़ेंगे वो इसकी डिटेल है। मैंने आपको क्रक्स बता दिया है, बिल्कुल जो कोर इसका क्रक्स है ना, जो मरकजी ख्याल जिसको हम कहते हैं, वो मैंने आपको एग्जैक्टली यहाँ पे बता दिया है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस में होता क्या है। यहाँ पे भी आप कस्टमर फीडबैक वगैरह को स्टडी करते हैं, इन सब चीजों को स्टडी करते हैं, लेकिन देखो एक बात याद रखना, हमेशा चाहे फाइनेंशियल एनालिसिस हो चाहे नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस हो, चाहे फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस हो, हमेशा इस बात को याद रखना कि इट ऑलवेज रिक्वायर्स कंपैरिजन। यहाँ पे हमेशा आप कंपेयर करते हैं किसके साथ, कभी कभी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के साथ, कभी कभी इंडस्ट्री के बेंचमार्क्स के साथ, कभी कभी इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ, या जो इकोनॉमी में ट्रेंड्स चले हुए हैं उसके साथ। इन सबको जो है वो कंपेयर करते हैं। तो क्या अच्छा क्या बुरा इसका मयार फाइनेंशियल एनालिसिस में तब पता चलता है जब आप उसे कंपेयर करते हैं किसी और चीज के साथ। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा आइडिया है यहाँ पर। और इस सवाल में हमें कंपनी की परफॉर्मेंस ही इवेल्युएट करनी है। पार्ट बी हमारा CSR है और फिर उसके बाद सेपरेटिस्ट कमेटी है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले हम ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाली चीज को डिस्कस करके यहाँ पर छोटे छोटे बुलेट्स बना के हम इसे सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट करते हैं कि ICAP के सॉफ्टवेयर में ये किस तरीके से बादल जो है वो हमें नजर आ रहा होगा, या इसका क्या तरीका कार यहाँ पे जो है वो मौजूद होगा, किस तरह से हम इसका जो है वो लेके चलेंगे। आइए देखें, GHF Farms Limited, GHF grow, harvest and export tobacco for supply to major global businesses for use in the manufacture of cigarettes, cigar and pipe tobacco. ये कंपनी 3 तरह के प्रोडक्ट्स के लिए टोबैको प्रोवाइड करती है, हार्वेस्ट करती है और टोबैको को एक्सपोर्ट करती है, और इन 3 प्रोडक्ट्स को इससे बनाया जाता है। सारी दुनिया में इनके कस्टमर्स हैं, ग्लोबल बिजनेसेस फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिगरेट, सिगार एंड पाइप टोबैको। दे आर बेस्ड इन चारसद्दा district of Peshawar and are majorly owned by a well-reputed Pashtun family, the Dawars, who hold aspirations to list the business on Pakistan Stock Exchange in the future. ये बड़ी ही काम की बात है सर, है तो सही ये एक फैमिली बिजनेस, पश्तून फैमिली इसको ओन करती है, लेकिन उनका जहन ऐसा नहीं है कि जी हमने एक कंपनी बना ली अब हमें इसी पे लेके जो है वो चलना है। वो उसको बड़ा करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, और एक वक्त आएगा वो इतना बड़ा बनना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उसको लिस्ट करवा सकें। ठीक है, The Dawar family is from a farming background and provides accommodation for their workers. ये फार्मिंग बैकग्राउंड से अपने वर्कर्स को accommodation भी देते हैं। They contribute to their workers' general well-being, for example, assisting with medical bills should assistance be required. They also contribute to the local community and fund the provision of primary education for the local children. सर अपनी वर्कर्स के थ्रू तरफ और अपनी कम्युनिटी की तरफ ये कंपनी बहुत ज्यादा वेलफेयर करने की कोशिश करती है और CSR करने की कोशिश करती है। इसके नॉर्मल डे टू डे रूटीन के अंदर ये बात जो है वो शामिल है, और कम्युनिटी में बहुत ज्यादा इसकी वजह से इनकी इज्जत भी बनी हुई होगी, लाजिम सी बात है। ये मेडिकल बिल्स का ख्याल कर रहे हैं, ये कम्युनिटी की लोकल कम्युनिटी में एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिलैंथ्रोपी भी इनकी साइकोलॉजी के अंदर हमें यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, आगे सब काम आएंगे, कोई पार्ट A में काम आएगा, कोई B में काम आएगा, कोई C में काम आएगा, लेकिन ये देखो मैं सिनेरियो की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, The latest generation of the Dawar family have various legal and business qualifications and now help to run the business. यानी सर जिन लोगों के हाथ में ये बिजनेस है, जो बेसिकली इसको मैनेज कर रहे हैं, they are qualified people. They are qualified as well as they are professional people. प्रोफेशनल हैं, क्वालिफाइड हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? Performance has been suffering a little in recent years despite generally rising, if volatile, farm gate prices, and this is in part due to significant theft. It is normal to expect and accept a certain amount of theft. However, the volume of thefts is rising significantly. Appendix 1 summarizes recent financial performance. Appendix 2 is an extract from a business overview document originally prepared in support of a bank loan application. Yeah.
दो तरह के अपेंडिक्स इन्होंने हमें यहाँ पे दिए हुए हैं. The current CEO, Kareem Dawar, is a qualified chartered accountant. He and the younger board members share an aspiration to get GHF listed. As such, Kareem has encouraged the family to adopt corporate governance best practices. Half of the board is made up of independent non-executive directors who form various board committees, audit nominations and remuneration committees. यहाँ पे CCG के हवाले से कुछ चीजें हमें यहाँ पे दी हुई हैं गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से, और इन्होंने बताया कि भाई पहले दिन से बोर्ड इस कोशिश में है कि कंपनी जो है वो लिस्टेड हो. इसलिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फैमिली के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारा कंपनी की लीडरशिप, कंपनी की रिस्क मैनेजमेंट, कंपनी के ऑपरेशंस किस तरीके से चलेंगे, एक बहुत बेहतर तरीके से इसको लेके चल रहे हैं. गवर्नेंस बड़ी अच्छी कर रहे हैं. इसके अलावा आधे से ज्यादा बोर्ड के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं जो वेरियस बोर्ड कमेटीज बनाते हैं, यानी कि ऑडिट, नॉमिनेशन और रेमुनरेशन कमेटीज. ठीक है. The audit committee currently oversees risk management as well as many other matters. They struggle to find the time to consider formal risk management in detail. Kareem is concerned that this might be the underlying reason, the CEO इनके, why theft is being unchecked, and is considering the formation of a separate risk committee to include executive directors. ये है हमारे काम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज. जो करंट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, जो उनकी ऑडिट कमेटी है, रिस्क मैनेजमेंट जो ओवरसी करती है, उसके पास और भी बहुत सारे मैटर्स हैं. इसलिए उनके पास टाइम नहीं होता कि वो कंसिडर करें फॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट. जो जिस वक्त समझ आया एडहॉक काम कर लिया, रिस्क मैनेजमेंट को फॉर्मली कंडक्ट वो नहीं कर रहे. अब करीम को डर लग रहा है क्योंकि भाई इसको ये लग रहा है कि कंपनी में चोरी हो रही है और हमें पता नहीं चल रहा, और उसको लग रहा है कि मुझे इसके लिए एक सेपरेट कमेटी यहाँ पे जो है वो बनानी चाहिए. आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं अपॉर्चुनिटी हैज अरिजन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट to supply product to a high-tech tobacco business that is developing products less harmful to human health. For example, heating rather than burning tobacco, also known as baking. However, the research and development involved is expensive. Thus, the price offered is only 50% of the usual price per ton. They are looking for a strategic partner, so would require 100% of the harvest to be supplied to them exclusively to protect the integrity of their supply chain. Much of its harvesting process would require automated picking and processing, meaning 70% of the company's current pickers would be made redundant. ये काम की चीज है. देखो, एक तो इसने हमें थेफ्ट का बताया, पहली चीज उन्होंने यहाँ पे हमें थेफ्ट का बताया. दूसरे नंबर पे ये कहते हैं यहाँ पर कि भाई इनके पास एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, एक नया क्लाइंट, एक नया कस्टमर है जो इनसे मुतालबा कर रहा है कि भाई आप हमें अपना 100% हार्वेस्ट दे दें, आप हमें अपना 100% हार्वेस्ट दे दें, लेकिन 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 2-3 कंडीशंस हैं यहाँ पे. सर, हम जो आपको प्राइस देंगे वो देंगे 50% रिडक्शन के बाद. क्यों? क्योंकि हमें R&D में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है. R&D में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, क्या वजह है भाई? इसलिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है R&D के अंदर क्योंकि इसकी वजह यह है कि हम यहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, हाई टेक टोबैको बिजनेस. ये नई टेक्नोलॉजी क्या करेगी सर? ये नई टेक्नोलॉजी लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनाएगी. लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनाएगी. इसके अंदर जो है वो बेकिंग वगैरह जैसी कुछ चीजें उन्होंने कहा कि हम इंट्रोड्यूस कराएंगे जो लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स हों. लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखो तो आगे जाके ऐसे प्रोडक्ट्स ने आ जाना है. ये नहीं सप्लाई करेगा, कोई और करेगा, कोई और दे देगा सामान इनको. लॉन्ग टर्म में ये प्रोडक्ट्स आ जाएंगे. जब वो लेस हार्मफुल होंगे, पब्लिक वहां पे शिफ्ट कर जाएगी. क्योंकि अगर वही चीज, वही यूटिलिटी मिल रही है लेकिन जान का नुकसान कम हो रहा है, तो पब्लिक वोट से है कि हाँ यार ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम इनको जो है वो पिक कर लेते हैं. लेकिन सर एक और बात भी है इसके अंदर, आपकी 70% जो आपकी अभी हार्वेस्टिंग प्रोसेस का लेबर है वो फारिग हो जाएगा. 70% of the harvesting labor would lose the job. और इन्होंने तो वर्कर्स को एकोमोडेशन भी दी हुई थी, एज वेल एज एकोमोडेशन. एकोमोडेशन भी लूज कर जाएंगे. अच्छा, हमसे यहाँ पे कहते हैं कि भाई इवैल्यूएट करो परफॉर्मेंस को ओवर द पास्ट 2 years एंड एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑन द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस. यहाँ पे जो नए कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं
इन्होंने कहा भाई परफॉर्मेंस भी इवैल्यूएट करें और ये बताएं कि इस नए कॉन्ट्रैक्ट का हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा ऑफ एक्सेप्टिंग द न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑन द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, दोनों के ऊपर। फिर कहते हैं डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन GHF's कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम ऑफ एक्सेप्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कंपनी की CSR की एक्टिविटी के ऊपर और CSR के प्रोग्राम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। और आखिर में कहते हैं इवैल्यूएट द डिसीजन टू फॉर्म अ सेपरेट रिस्क कमेटी। ये जो आप इंटरनल ऑडिट के अलावा दूसरी रिस्क कमेटी बनाने की बात कर रहे थे सेपरेट, इसके बारे में अपनी राय दें। सर अभी हम जिस चीज को टारगेट करेंगे वो सबसे पहले हमारा पार्ट ए है। इन्होंने यहाँ पे अपेंडिक्स 2 दिए हुए हैं, देखो रेवेन्यू हमें बताया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें बताई हुई है, ग्रोस मार्जिन बताया हुआ है, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का नंबर बताया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करो ना ऑन द फेस ऑफ इट, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। कितनी वो हम सॉफ्टवेयर पे कैलकुलेट करके देखते हैं, ये मुझे इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू सर मुझे यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, और क्या इन्होंने मुझे बताया, ग्रोस मार्जिन तो नेचुरली गिर जाएंगे। कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में एक स्टेबल इंक्रीज है, वर्कर्स अकोमोडेशन में कोई चेंज नहीं है, एडमिन में कोई चेंज नहीं है, सेल्स एंड मार्केटिंग में स्लाइटली 5 लाख रुपए का फर्क है बस। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी बहुत थोड़ा सा फर्क है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सेल्स बढ़ी नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से इतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। इंटरेस्ट सेम है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिर चुका है खासा टैक्स की, और फिर आपकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। अच्छा मजे की बात, प्रॉफिट ज्यादा कमाया तो भी डिविडेंड 100, प्रॉफिट कम कमाया तो भी डिविडेंड 100, दोनों में डिविडेंड जो है वो 100 है। ठीक है, हमारे पास ओवरऑल परस्पेक्टिव अगर आप देखो यहाँ पे, तो बजायर ये नजर आ रहा है कि भाई इनको ना इतने डिविडेंड की शायद जरूरत होती है। फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस घर चलाना है, लोगों को पैसे देने हैं, काम करना है, ये मेरा ख्याल ये पैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, एवरेज फार्म गेट प्राइसेस वर 6 लाख पर टन और पहले 5। अच्छा प्राइस में इंक्रीज आया है सर, प्राइस में इंक्रीज आया है, इसके बावजूद हमारा रेवेन्यू यहाँ पे जो है वो गिर गया है, यानी क्वांटिटी के अंदर गेम हुआ है। इंक्लूड्स द वेजेस ऑफ 10 पिकर्स एट एन एवरेज ऑफ 5,50,000 पर ईयर। सर नोट 2 किसके आगे दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के आगे। इधर ये कहते हैं कि इसके अंदर ना कुछ 10 लोगों की एवरेज वेज मौजूद है 5.5 लाख के हिसाब से, 5.5 लाख के हिसाब से एवरेज वेज जो है वो 10 लोगों की यहाँ पे मौजूद है। सिर्फ 5.5 लाख का मतलब हो गया एवरेज वेज के, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तकरीबन 5.5 मिलियन की। अगर आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो सिंपल, तो यहाँ पे हम 5.5 मिलियन की बारह जो है वो बात कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स में शामिल है, लास्ट टाइम भी था, इस टाइम भी शामिल है। अदर देन वर्कर्स वेजेस ऑल कॉस्ट ऑफ सेल आर वेरिएबल, बाकी सब बढ़ी थी, इसमें कोई चेंज नहीं आया था। इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट विद वर्कर्स अकोमोडेशन फॉर अ टोटल ऑफ 20 वर्कर्स। यहाँ नोट 3 के अंदर वर्कर अकोमोडेशन आपका यहाँ पे जो है वो शामिल है, और टोटल 20 वर्कर्स हैं जिनको आप ये अकोमोडेशन आपने दी हुई है, इंक्लूडिंग लेबर एंड एडमिन स्टाफ सब कुछ मिला के 20 लेबर को आपने यहाँ पे वर्कर्स अकोमोडेशन दी हुई है, करीबन कोई 5.5 बिलियन की। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, फाइनेंस डायरेक्टर रिपोर्ट बिजनेस ओवरव्यू। यहाँ पे कहते हैं द मेन प्रोडक्ट इज ड्राई टोबैको लीव्स व्हिच इज सप्लाइड टू अ स्मॉल नंबर ऑफ मेजर इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स ऑफ ट्रेडिशनल सिगरेट, cigar and pipe tobacco. Annual yield is very dependent on weather conditions and the incidence of disease. Weather and disease levels were, however, consistent between 2017 and 18. Despite health concerns connected with the use of tobacco, demand remains strong and is in fact growing in certain emerging economies. Demand वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। GHF has a strong reputation for the high quality and consistency of its product, which is tested at the point of delivery by all major customers. Harvesting का method क्या होता है यहाँ पे? Harvest is very traditional, labor-intensive process. The company has not rushed to mechanize the process as it takes its responsibilities for the provision of local employment seriously. Finance. अच्छा हार्वेस्टिंग बड़ा ट्रेडिशनल कर रहे हैं, कोई टेक वेक उसके अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि उनकी लोकल कमिटमेंट एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। Finance. The business is partly financed by a loan of 650 million at an interest rate of 20% per annum. सर अगर मैं 650 का जरा 20% मोटा मोटा यहाँ निकालूं तो कितना बन जाता है, 130 मिलियन। इतनी ही फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे देखी थी हमने, हाँ देखो इतनी ही देखी थी, 20% हमारे यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट का नंबर है। ड्यू फॉर रीपेमेंट इन 10 years टाइम, 10 साल में करनी है इसकी रीपेमेंट। डिविडेंड हैव बीन अ स्टेडी एट ₹100 million फॉर द लास्ट 5 years। हर साल ये 10 करोड़ रुपया यहाँ से जो है वो बाहर कर लेते हैं, और 10 करोड़ रुपए से क्या करते हैं जी, अपना घर चलाते हैं, घर के लोग जो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको ड्रॉइंग्स देते हैं, उनका सारा मामला जो है वो ठीक है। यानी डिविडेंड शायद इस फैमिली बिजनेस की सॉर्ट ऑफ एक
लाइफस्टाइल मेंटेन करने की एक जो है वो नीड बन चुका है, जो इनको ड्रॉ करने ही करने। प्रॉफिट कम था तो भी किया, ज्यादा था तो भी किया, रिजर्व्स थे तो भी किया, नहीं थे तो भी किया। मतलब रिजर्व्स का नंबर तो हमें यहाँ पे इतना नहीं दिया हुआ क्लैरिटी के साथ, लेकिन एक सिचुएशन इस तरह से जो है वो नजर आती है। ठीक है, तो ये दो अपेंडिक्स इन्होंने यहाँ पे हमें दिए हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया है, सीएसआर का पर्सपेक्टिव बताया, फाइनेंशियल नंबर्स दिए। अब मुझे बताओ यहाँ पे किसी का कोई कंफ्यूजन, सवाल समझने में कोई कंसर्न? किस तरीके से मैंने रीड किया, ब्रेनस्टॉर्म किया, पूरे सवाल का एक जायचा बनाया, खाका बनाया कि पूछा क्या गया। आप लोगों का इसके हवाले से कोई सवाल? ऑल राइट, अब अगर हमें सवाल सबको समझ में आता है तो मैं इसकी छोटी छोटी कैलकुलेशंस यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर में करके दिखाता हूँ। जिसकी मिनट में अपने पास सॉफ्टवेयर जो है वो आएगा, आपका स्टार्ट कर लूँ। ये हमारा प्रैक्टिस टेस्ट का असेसमेंट मास्टर है। अच्छा, अब देखो मैं ऑल टैब करके जो है उस चीज को ओपन कर रहा हूँ और सवाल वहां देख रहा हूँ, सॉल्व यहाँ पे कर रहा हूँ, ताकि आपको नजर आ जाए कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व जो है कर सकते हैं। ऑल राइट, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अब इसके अंदर तो विंटर 2020 अपलोड हुआ है, हम उसको जो है वो नहीं देखेंगे। हमारा मकसद यहाँ पे अपना सोल्यूशन करना है और जो सवाल हम कर रहे हैं उसको करना मकसद है। सही। सो मैं क्या करता हूँ कि हमें इसको तो रेफर करने की जरूरत नहीं है, तो रिसोर्स का भी टैब बंद कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ये सवाल आ रहा है। अच्छा, इसको चेक कर लें, ये हेडलाइन यहाँ पे कॉपी होती है नहीं होती है? कल हम ओरिएंटेशन की क्लास में इसको चेक कर रहे थे ना। कंट्रोल सी, ये मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी किया, सर हो गया कॉपी। एफटीज कस्टमर्स और फैशन रिटेलर्स, जो हम कल बात कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर में यहाँ से आप कोई चीज इधर कॉपी कर लें तो वो वाली चीज जो है वो हो रही है। लेकिन आप एक मजे की चीज देखिएगा, अब मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ मिसाल के तौर पर। मैंने बोला 5,55,000 और इन दोनों को कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने एक दफा कॉपी कर लिया और यहाँ पे किया पेस्ट, ये पेस्ट हो गया। ठीक है, अब जब मैं इसको यहाँ पे जो है वो कर रहा हूँ और यहाँ पे कोई और चीज कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, सेल्स डायरेक्टर, ये मैंने दोबारा से एक चीज उठाई, कंट्रोल सी किया, ये मैं कंट्रोल सी प्रेस कर रहा हूँ, इधर आया और अब मैं कंट्रोल वी करूंगा तो वो टेबल को ही दोबारा पेस्ट करता है। यानी सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद जब मैं पहली दफा उठा के इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो ये बहरहाल हो रहा है, लेकिन उसके बाद एक दफा कोई चीज इधर कॉपी हो जाए तो फिर उसके बाद यहाँ की चीज भी शायद यहाँ पे कॉपी नहीं हो रही है गालिबन। बहरहाल ये हमारा कल का एक पॉइंट था तो वो मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन पे जो हम सवाल डिस्कस कर रहे थे। हाँ फहीम, मैंने स्केप भी प्रेस करके देखा था, नहीं हुआ। एक दफा चलो फिर प्रेस करके देखते हैं। कंट्रोल वी अगर अभी कर रहा हूँ तो टेबल ही पेस्ट हो रहा है, ये देखो कंट्रोल वी किया टेबल पेस्ट हो रहा है, कंट्रोल जी कर लिया। अब हम इसको यहाँ पे जो है स्किप का बटन प्रेस कर देते हैं। ये मैंने स्किप का बटन प्रेस कर दिया है, 2-3 बार कर दिया। ठीक है, अब अगर इसको हम उठा रहे हैं कंट्रोल सी, नहीं हो रहा, टेबल ही पेस्ट हो रहा है। इस टेबल को अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ और इधर पेस्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाता है, लेकिन इधर अगर मैं कोई चीज़ और पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ इधर से तो वो बहरहाल नहीं हो रहा। खैर चले, वो ये भी चीज़ ठीक हो जाए। चले, अब यहाँ पे हमें सवाल में से तो कुछ नहीं देखना, आम हालात में जो क्वेश्चन हम कर रहे होते वो यहीं पर होता। नहीं सलमान, आउटसाइड फाइल से भी नहीं होगा। अब आप इस पूरी टैब को यहाँ पर लेकर आ जाएं। ठीक है, ये हमारे पास विंडो थोड़ी बड़ी हो गई है, जगह थोड़ी यहाँ पे बड़ी हो गई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कम्युनिकेट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, मैं एक दफा ऑल टैप कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा आपको सवाल भी नजर आ रहा है साथ साथ? ये देखिए मैंने स्विच कर लिया है सवाल पर। आर यू एबल टू सी इट? जैसे जूम ने भी इसका फीचर दे दिया है। हाँ ठीक है, तो अब मैं ऑल टैप करके वहां पर चीज को जो है वो लेकर जाऊंगा। सही,
सबसे पहले सर हमने बात की कि हम जितने प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स हैं उनको यहाँ पे जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं, उनको यहाँ पे कंप्यूट कर सकते हैं। तो 2 साल हैं, 31 दिसंबर 2018, 2017, जरा इनको यहाँ पे हम प्लेस करें। 31 दिसंबर 2017, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा पहले 8 कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको 7 को कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जी, ये दोनों हैं हमारे पास। मुझे बार बार F2 प्रेस करने की आदत है, तो वो वाली चीज जो है वो हो रही है साथ साथ। इतना एक्सेल चला लिया, सबकॉन्शियसली होता रहता है बाहर। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे रेवेन्यू का नंबर क्या था। सर अगर मैं रेवेन्यू के नंबर की बात करूं तो यहाँ पे मेरा जो रेवेन्यू का नंबर था वो था 545 और 608। ठीक है, 545 और 608। अगर मैं इधर परसेंटेज देखता हूँ इंक्रीज या डिक्रीज की, तो मेरी परसेंटेज इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है सर, दिस डिवाइड बाय दिस -1। ठीक है, यहाँ पर अगर, और फिर आप इधर जाके इसको परसेंटेज में कर देंगे, ये परसेंटेज में यहाँ पर इस तरह से हो गया। 10% से मेरा तकरीबन मुझे यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज होता हुआ नजर आया। ठीक है, अच्छा ये है मिलियन में, ये मिलियन में है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की हालत देखूं अगर, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरा कितना है, वो है सर 150 और 140। बल्कि आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए एक चीज ये करें कि आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से जो वर्कर्स, जो पिकर्स वो है आपकी वेजेस एंड सैलरीज है, वर्कर्स वेजेस, इसको जो है वो बाहर निकाल दें, वेजेस ऑफ 10 पिकर्स। हम इसको पहले प्लेस करते हैं यहाँ पर 150 और 140। सेम फॉर्मूला हम इधर कंट्रोल पेस्ट करते हैं। ठीक है, 7% से सर मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, 7% से इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। मैं इसमें से जरा 1 मिनट जो मेरा पिकर की वेजेस हैं उसको बाहर करता हूँ, पिकर्स वेजेस। सर पिकर्स वेजेस अगर मैं देखूं तो 5.5 लाख इंटू 10 लोग डिवाइडेड बाय मिलियन, मिलियन का फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको इस तरीके से कर लिया, इसको भी कर लिया और इसको भी कर लिया। ठीक है, अच्छा यही चीज हमारी यहाँ पर भी है, पिकर्स वेजेस, यहाँ पे भी ये चीज जो है वो मौजूद है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर तो कोई 0% इंक्रीज है, नेट कर देते हैं हम, नेट COGS। ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, प्योर वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने हमें एक बात की थी कि भाई इंक्लूड्स द वेजेस ऑफ 10 पिकर्स, अदर अदर देन वर्कर्स वेजेस, ऑल कॉस्ट ऑफ सेल आर वेरिएबल। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका नाम लिख देते हैं वेरिएबल COGS। वेरिएबल COGS हमारे यहाँ पे नाम हो गया। अब हम इसी फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे इंक्रीज निकालते हैं। फॉर्मूला भी पेस्ट नहीं कर रहे, चलिए 7%। सर रेवेन्यू में हमारे पास डिक्लाइन है 10% का। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर हमारे पास जो है वो 7% का हमें इंक्रीज नजर आ रहा है, 7% का हमें यहाँ पे इंक्रीज नजर आ रहा है। अब मैं जरा इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे रो को, इंसर्ट करते हैं रो को। सर रेवेन्यू तो मेरे पास यहाँ पे ये है, मेरे पास प्राइस भी तो मौजूद है, रेवेन्यू है यहाँ पे इन मिलियन, इन मिलियन। ठीक है, रेवेन्यू इन मिलियन है, लेकिन क्या प्राइस मेरे पास मौजूद है? बिल्कुल से प्राइस इन्होंने हमें बताई हुई है कि यहाँ पे जो हमारा प्राइस है वो 6 लाख रुपए पर टन है, पहले 5,56,000 पर टन थी। ठीक है, 6 लाख पर टन, तो मैं प्राइस को भी इन मिलियन देख लेता हूँ। सर 6 लाख रुपए का मतलब है आप बात कर रहे हैं 0.6 मिलियन की। मैंने क्या किया, मैंने 6 लाख को डिवाइड बाय 1 मिलियन कर दिया, सिंपल सिंपल मैंने यहाँ पे 1 मिलियन कर दिया, तो मेरा 0.6 मिलियन का यहाँ पे जो है वो नंबर आ जाता है। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो इधर मेरी वैल्यू थी 556 की, तो 556 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन।
ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाता है करीब करीब कोई 0.56, ये बन जाता है 0.6। इधर मैं क्वांटिटी निकाल सकता हूँ सर, क्वांटिटी सिंपल, मैंने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय प्राइस कर दिया। तो मेरी यहाँ पे टनेज में क्वांटिटी आ गई और यहाँ पे भी मेरी टनेज में क्वांटिटी आ गई। अच्छा देखो, जब मैं इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर रहा हूँ तो सिर्फ ये वैल्यू को पेस्ट कर रहा है। कंट्रोल सी करके शायद हमें पेस्ट एज स्पेशल में जाके फॉर्मूला पेस्ट करवाना होगा। तो ये लास्ट टाइम का जो मेरा टनेज था वो 1093 था। अब जो मेरा टनेज यहाँ पे बन गया है वो बन गया है करीब करीब 908.33 का। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा के देखते हैं। ठीक है सर, क्वांटिटी में आपके पास तकरीबन 17% का डिक्लाइन बन चुका है। क्वांटिटी में आपके पास तकरीबन 17% का डिक्लाइन बन चुका है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ रेवेन्यू को उठाया है। रेवेन्यू को उठा के मैंने प्राइस को यहाँ पे जो है वो डिवाइड कर दिया है और डिवाइड करने के बाद मेरी क्वांटिटी कैलकुलेट हो गई है। इसी तरीके से सीओजीएस को उठाया है। पिकर्स वेजेस जो मेरी सॉर्ट ऑफ एक फिक्स्ड कॉस्ट है, ये मेरी एक फिक्स्ड कॉस्ट है, इसको मैंने इधर बाहर कर दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, इसको आप यहाँ पर, इसमें असल में वो ऑल्ट काम नहीं करता, जिस तरह एक्सेल की फंक्शनैलिटी होती है ना, हम ऑल्ट से शॉर्टकट्स लगा लेते हैं, वो वाली चीज जो है वो इसके अंदर गालिबन काम नहीं करती है। सही, इसको आप सेंटर लाइन कर लें, इसको भी आप सेंटर लाइन कर लें। ऑलराइट, तो सर इस तरीके से हमने यहाँ पे एक छोटा सा, जितने रेशियोज हमारे रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेट हो सकते थे वो हमने यहाँ पे किए। ठीक है, और वो कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ पे अपना आंसर इस तरह से जो है वो भरल स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, एक्सेल में तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, नो डाउट। ठीक है, एक्सेल ही है, बाकी क्या है, बाकी तो एक नोट पैड है, नोट पैड में क्या इम्प्रूव करेंगे। सर कहते हैं evaluate the performance of GHF over the past 2 years and estimate the impact of accepting the new contract on the short and long term results of the business। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे evaluation of the financial performance of GHF for the past 2 years, सिंपल सी यहाँ पर एक हेडिंग डाल देते हैं। आम हालात में जब क्वेश्चन आपके पास होगा तो आप यहीं से उस लाइन को कॉपी करके अगर हो जाता है तो पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको बोल्ड कर दें और अंडरलाइन कर दें। अब उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट इधर जो है वो बनाते हैं। सर सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज एट द सेम टाइम इंक्रीजिंग एंड द प्राइसेस आर आल्सो पर इंक्रीजिंग, आपका जो रेवेन्यू है वो एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी को यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी को यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे जो है वो लिखना है, रेवेन्यू हैज increased by 10% on a gross level and quantity sold is decreased by 17%. ठीक है, despite the variable, the cost of goods sold being variable, it has shown an opposite movement of increase by almost 7%. This clearly reflects that the extracted picked tobacco is not being sold completely and there is major theft involved. मेजर थेफ्ट इन्वॉल्व। ठीक है, अगर हम ये मानते हुए चलते हैं, अगर हम ये मानते हुए चलते हैं कि ये जो 10, अगर इसमें थेफ्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ होता तो एटलीस्ट हमारे रेवेन्यू को भी, एटलीस्ट हमारे रेवेन्यू को भी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करना चाहिए था। हैड दिस थेफ्ट not been involved here, the revenue should have increased, or rather say the revenue and quantity sold should have increased in line with the cost of goods sold। और यहाँ पर एंटर करने के बाद हम इस पूरे टेबल को ऐसे जो है वो पेस्ट कर देंगे।
इस तरह से हम इस टेबल को पेस्ट कर देंगे। इधर आप परसेंटेज वेरिएशन लिख दें, वेरिएशन परसेंटेज, कितना वेरिएशन आया, कब आया, किसमें आया, इस तरह से करके आप वेरिएशन को इधर प्लेस कर दें, सेंट्रल लाइन कर दें। अब ये टेबल हमारा पूरा कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल सी होगा और यहाँ पर आके कंट्रोल वी हो जाएगा। ठीक है, हमने इस टेबल को इस तरीके से पेस्ट कर दिया। एग्जामिनर देख सकता है कि भाई जो हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उस आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड हमारे पास कैलकुलेशन क्या है, और वो कैलकुलेशन हमारे पास इधर इस तरह से जो है वो पूरी सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। पर्टिकुलर्स में 31 दिसंबर 2017, 18 दोनों आ रहा है। रेवेन्यू का परसेंटेज बताइए, प्राइस में देखो। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस यही है। सॉफ्टवेयर की बात करते करते हम सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा खो ना जाएं। असल तो वो चीजें जो हमें लिखनी है सवाल के अंदर और अपने आंसर के अंदर, तो क्लियर बात है। मैंने रेवेन्यू के जो पॉसिबल रेशियोज थे वो यहाँ पे कैलकुलेट किए। मैंने एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जो पॉसिबल रेशियोज थे वो यहाँ पे कैलकुलेट किए, और फिर कैलकुलेट करने के बाद एक प्लॉजिबल रिलेशनशिप बनाया। कि भाई मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतने परसेंट से इंक्रीज कर रही है, मतलब क्वांटिटी आ रही है, क्वांटिटी यहाँ पे पर्टिकुलरली आ रही है, और अगर ये 7% से वेरिएबल है तो एटलीस्ट मेरे रेवेन्यू को भी तो उस हिसाब से इंक्रीज करना चाहिए था। मेरे प्राइस ने भी इंक्रीज किया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने प्राइस भी बढ़ाया है तकरीबन कोई 8% से। ठीक है, 8% से हमने यहाँ पे प्राइस भी बढ़ाया है। तो इस सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर हमने यहाँ पे प्राइस बढ़ा दिया, हमने सारी चीजें कर दी, तो फिर हमारे नेट पे रेवेन्यू के अंदर लॉस क्यों? ये 17% यकीनन क्वांटिटी का जो है वो इसके अंदर थेफ्ट इन्वॉल्व है। यकीनन क्वांटिटी के अंदर जो है वो थेफ्ट इन्वॉल्व है। अच्छा, अब ये जो पिकिंग और टोबैको पिकिंग और इन सब चीजों का प्रोसेस होता है, ये काफी हद तक मैनुअल है। कंपनी ने कोई इसके अंदर एग्री या इस तरह की चीज इसमें आज तक इन्वॉल्व नहीं की है। तो आप कह सकते हैं कि सम लेवल ऑफ थेफ्ट मे बी एक्सेप्टेबल बाय द ओनर्स ऑफ द कंपनी और द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी owing to the specific manual methods of picking and extracting tobacco. There may be some level of theft which cannot be ignored unless automation and processes are designed. ठीक, अभी तक कंपनी ने इस तरह की कोई चीज यहाँ पे खर्च नहीं की है, कोई ऐसा खर्चा एग्री के ऊपर नहीं किया है। बट however 17% decline in quantity is a major portion of theft and it has impacted the gross profits immensely. अब यहाँ पे देखो हमने ग्रॉस प्रॉफिट की बात की, तो हम यहाँ क्या ग्रॉस प्रॉफिट निकाल नहीं सकते? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे जीपी आराम से निकाला जा सकता है। आपके पास रेवेन्यू मौजूद है, आपके पास वेरिएबल कॉग्स मौजूद है, आप रेवेन्यू और वेरिएबल कॉग्स की बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सवाल में आपको जीपी दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, आप इसको यहाँ पे प्लेस करो। कितना जीपी था सवाल के अंदर हमारे पास इधर? सर 395 और 468। ठीक है, 395 और 468 सवाल के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो है वो मौजूद है। हमने क्या किया, हमने सिर्फ जीपी परसेंटेज निकाल लिया है यहाँ पे। बार बार F2 मुझसे भी प्रेस हो रहा है भाई। ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज, ठीक है, इसको मैं सिंपल डिवाइड कर देता हूँ मेरे रेवेन्यू के साथ, तो मेरी जीपी की परसेंटेज यहाँ पे कितनी बन रही है? सर ये जीपी की परसेंटेज में मेरे पास 5% तक का डिक्लाइन यहाँ पे जो है वो आ गया। 77% का जीपी मेरा हैव कम डाउन टू 72%। ठीक है ना, इमेंसली फ्रॉम 77% लास्ट ईयर। या आपने जीपी की बात यहाँ पे की, और आप चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से इस टेबल को पेस्ट कर सकते हैं।
इसके ऊपर ईयर भी ज़ाहिर आ जाएगा, ईयर का हेडर भी आ जाएगा। इसको इस तरीके से यहाँ पे जो है वो पेस्ट किया जा सकता है। जी फ़हीम, क्या सवाल है आपका, पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल इसमें ये है कि जिस तरह अब आप इसमें रीजनिंग कर रहे हैं तो आपने इसमें एक तरीके से रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स को मिला के आपने उसकी आपने रीजनिंग कर दी, ठीक है। हाँ हाँ। सर अब जब पेपर में मैं जब क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर रहा था ना, तो वेयर आई वेंट रॉन्ग, या जो मैं कर रहा था कि मैं मतलब हेड वाइज लेके चल रहा था कि मैंने रेवेन्यू को कमेंट करा, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स पे कमेंट करा, जिससे मेरा टाइम भी ज़्यादा गया और ऑब्वियसली शायद कमेंट में करने में उतनी लिंकिंग भी नहीं हुई होगी। हाँ सर सही इसमें बात मैं है। जब खुद प्रैक्टिस भी कर रहा होता हूँ तो मुझे उस चीज में थोड़ा सा मसला होता है कि सर हम लोग फॉर्म में भी आदत होती है कि एनालिटिकल बनाते हैं तो हेड वाइज बना रहे होते हैं कि हम्म। रेवेन्यू में क्या हुआ, क्वांटिटी किसकी कम ज्यादा हुई, सेलिंग प्राइस का क्या इम्पैक्ट है ओवरऑल, इस तरह का। तो सर इसमें मतलब परफॉर्मेंस मेजरमेंट में मैं किस तरह इसको जज करूँ कि कहाँ पे मुझे रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ सेल्स को मिला के कमेंट करना है, या एक जगह का कुछ सवाल अगर हम आईसीडब्ल्यू की भी देखें तो कुछ जगहों पे उसने हेड वाइज कमेंट करा होता है, कुछ जगहों पे उसने क्लब करके कमेंट करा होता है। तो इस चीज को मैं पिक करने में मुझसे मसला हो रहा था। इसी तरह इस सवाल में मसला हुआ कि मैं हेड वाइज लेके चला, लेकिन अब इसमें कमेंट्री ऑब्वियसली दूसरे तरीके से हो रही है, तो इसको मैं कैसे पिक करूँ? फ़हीम, मुझे एक बात बताओ, अगर ये बिजनेस या फॉर दैट मैटर कोई और बिजनेस तुम्हारा अपना जाती होता, तुम उस बिजनेस के ओनर होते, और फिर तुम्हें एक पीएनएल प्रेजेंट किया जाता, तो तुम एक ओनर होने के नाते क्या एक एक लाइन आइटम को एनालाइज करते हैं, या होलिस्टिक पिक्चर देखकर जिस चीज का जिसके साथ रिलेशनशिप बन रहा है उसको देखते हैं? दूसरे वाले ऑप्शन में था होलिस्टिक व्यू लेता पूरा। सर होलिस्टिक व्यू लेता, क्योंकि मेरा अपना बिजनेस है, मैं तो हर चीज को हर चीज से कनेक्ट करूंगा। यही एक अच्छे फाइनेंशियल एनालिस्ट की जो है वो एक क्वालिटी होती है। देखो, MSc 2 का एग्जाम, SPM का एग्जाम, BFD का एग्जाम, ये आपको एनालिस्ट बनाता है। इसमें ना कोई पास्ट की अकाउंटिंग है, ना किसी पास्ट की ट्रांजेक्शन का ऑडिट है, ना कोई पास्ट में होने वाली ट्रांजेक्शन का डिस्क्लोजर है, ना इस तरह का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। ये तीनों सब्जेक्ट्स BFD, SPM, MSc 2, ये पास्ट की तो बात ही नहीं करते। बात ही नहीं करते कि पास्ट में फलाना ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड हुई है। ये कहते हैं कि भाई बिजनेस किस तरह इंप्रूव होगा, बिजनेस में इंप्रूवमेंट कैसे आएगी। अब ये जो थेफ्ट का इतना बड़ा इशू इनके सामने खड़ा हुआ है, तुम अगर बाकी पीएनएल देखो एक लम्हे के लिए, यहाँ पर आओ, तुम्हारा बाकी पीएनएल अगर तुम देखो, सर बाकी पीएनएल में तो कोई खास वेरिएशन है ही नहीं। कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हार्डली 10% का इंक्रीज है। वर्कर्स एकोमोडेशन में कोई इन्फ्लेशन नहीं है, एडमिन में कोई इन्फ्लेशन नहीं है, सेल्स एंड मार्केटिंग में कोई बड़ी वेरिएशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बड़ी वेरिएशन नहीं है, इंटरेस्ट में भी लोन कांस्टेंट है 20% का, टैक्स भी 21% के हिसाब से निकल रहा है, आप कैलकुलेट करके दे सकते हो। तो सारा जो प्रॉफिट का बेड़ा गर्क है वो किया किसने है? वो रेवेन्यू ने किया है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी अपने तरीके से इंक्रीज कर रही है, एक डिसेंट इंक्रीज उसमें भी नजर आ रहा है। लेकिन जब बाकी सारी चीजों में इन्फ्लेशन नहीं आया तो गालिबन हो सकता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में भी इतना ज्यादा नहीं आया, और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में या आ गया हो, चलो अगर आ भी गया तो 7% का इंक्रीज आया। और जो थेफ्ट करेगा वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से तो नहीं हटाएगा, क्योंकि वर्कर चोरी कर रहा है, अकाउंटेंट तो नहीं कर रहा। जो वर्कर पिकर हम्म। है, क्योंकि मैनुअल प्रोसेस है, वो पत्ते पिक करते हैं, पत्ते चुरा लेते हैं बीच में से। आपने फिल्म्स में देखा भी होगा, अक्सर मूवीज के अंदर वो पीछे एक टोकरी सी होती है, उसमें वो पत्ते जो है उसके अंदर डाल रहे होते हैं। इस तरह चाय के पत्तों की पिकिंग होती है, टोबैको की भी गालिबन इसी तरीके से होती है, ठीक है। तो इस चीज को अगर तुम देखो, 7% का वेरिएशन यहाँ पे है। सारे पीएनएल का जो काम खराब हुआ है वो रेवेन्यू की वजह से हुआ है, और रेवेन्यू में उसमें थेफ्ट की तरफ इशारा किया है। तो अगर यहाँ पे हम थेफ्ट को एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो फिर क्या चीज को एक्सप्लेन करेंगे? प्राइमरली हमेशा सवाल की जिस्ट को समझो, सिचुएशन में प्रॉब्लम को समझो कहाँ अराइज हो रही है, और फिर बीइंग अ सीईओ, बीइंग ओनर सोचो कि अगर ये मेरा धंधा होता, अगर ये मेरा बिजनेस होता, तो मैं किस तरह सोचता, मैं किस चीज को यहाँ पे फोकस करता, मैं किस मसले को हल करता। देखो, फाइनेंशियल एनालिसिस का जो तरीका कार होता है वो तो होता ही नहीं है जो हम फर्म में करते हैं। फर्म में तो हम फाइल का पेज भरते हैं जी, ये एनालिटिक्स लिख लिए, ये लिख लिए। लेकिन मुझे बताओ, तुम्हारे पार्टनर के पास से जब वो चीज रिव्यू होकर आती है तो क्या पार्टनर लाइन आइटम बस सोचता है? नहीं। नहीं। वो चीजें अपने कमेंट करते वक्त लिंक देता है कि भाई ये चीज कम हो रही है तो वो क्यों नहीं कम हो रही है, ये इतना ज्यादा इंक्रीज कर रहा है तो वो क्यों नहीं कर रहा है। वो रेवेन्यू और रिसीवेबल को मिला के पूछता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंट्री को मिला के पूछता है, पेएबल को उसके साथ कनेक्ट करता है, रिसीवेबल डेज को कनेक्ट करता है, इन्वेंट्री डेज को कनेक्ट करता है। इन सब चीजों को बहरहाल जो है वो कनेक्ट करके देखा जाता है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट अच्छे बनना चाहते हैं तो आपको चीजों का रिलेशनशिप बनाना होगा। यही चीज मैंने यहाँ पे कमेंट्री लिखते वक्त या कॉन्सेप्ट का रिवीजन देते वक्त आपको यहाँ पे ये चीज बताई थी कि प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स,
चीजों के आपस में प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स देखे जाएंगे। तो उन्होंने ऑडिट में जो है वो अपना रिस्क असेसमेंट वाला स्टैंडर्ड पढ़ा होगा 315, उसके अंदर भी वो यही कहता है कि आप चीजों के रिलेशनशिप्स को ड्रॉ करें रिस्क असेसमेंट करते वक्त। और एनालिटिक्स जो हमारा एनालिटिक्स वाला स्टैंडर्ड है वो भी यही बात करता है कि यार आप जब एनालिटिक्स कर रहे हैं आप देखें इन चीजों का आपस में ताल्लुक क्या बन रहा है, ये डेटा आपको बता क्या रहा है। तो अगर मैं इस सिचुएशन को देखूँ ना तो ये डेटा मुझसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई रेवेन्यू में कोई गड़बड़ है। जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ रही है, जब मेरी प्राइस बढ़ रही है, मेरी प्राइस के ऊपर चीज बिक रही है, सब कुछ अपनी जगह पे ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया कि मेरा रेवेन्यू इतना डिक्लाइन कर रहा है। जाहिर सी बात है क्वांटिटी में मसला हुआ है, जब प्राइस में मसला नहीं है। तो क्वांटिटी कितनी हो गई सर? 1100 टन से 908 टन हो गई, यानी 200 टन, 17% आपकी क्वांटिटी चोरी हो रही है। थेफ्ट इतना बड़ा हो रहा है, रिस्क असेसमेंट टीम का इसके ऊपर जो है वो ध्यान नहीं है। सारी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी गिर इसी वजह से गई है, क्योंकि आप कहाँ के प्रॉफिटेबिलिटी कमाने वाले किधर आ गए? 77% से आपका जीपी 72% पे आ गया। दैट्स अ वॉपिंग 5% डिक्रीज। एक्सपेंसेस थोड़ी कम हो रहे हैं, एक्सपेंसेस तो वहीं खड़े हुए हैं। तो रिजल्ट किस पे आएगा? रिजल्ट प्रॉफिट पे आएगा। अब आप अगर प्रॉफिटेबिलिटी का डिक्रीज देखो तो वो यहाँ पे कितना आता है सर? प्रॉफिटेबिलिटी 79 143.4 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था हो गया 79 फ्रॉम अ वॉपिंग 143.4। ठीक है, अब मैं जरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की यहाँ पे परसेंटेज निकालता हूँ। ठीक है, या नेट मार्जिन कह लो आप इसको। नेट मार्जिन एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू निकालते हैं, इसको भी डिवाइड करते हैं रेवेन्यू से। ये तकरीबन हमारा 14.5% हो चुका है, 14% हो चुका है। पहले कितना था? 14.5 कह लो। चलो कंट्रोल सी यहाँ पे लाके मैं पेस्ट इस फॉर्मूला करूँ। हाँ, फॉर्मूला एंड फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा। घबराने की बात नहीं, आदत हो जाएगी। कंट्रोल सी दबाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके फॉर्मूला एंड फॉर्मेटिंग कर दो, तुम्हारा टोटल यहाँ पे कॉपी हो जाएगा 23.6। सर आपने अच्छा खासा अपना प्रॉफिट भी लूज कर दिया है, आपका मार्जिन भी रिजल्टिंगली इसी वजह से जो है वो नीचे आएगा। तो हम यहाँ पे ये लाइन डाल सकते हैं, owing to specific manual methods of picking and extracting tobacco, there may be some level of theft which cannot be ignored unless automation and process redesigning are in place. However, 17% decline in quantity is a major portion of theft and it has impacted the gross profit margins, gross profit and net profit margins immensely. %72, इसको बल्कि आप 72 की जगह पूरा टेबल ही पेस्ट कर दें यहाँ पे, ठीक है ना। इसको डिलीट कर दें टेबल को, ये डिलीट टेबल वाली अच्छी चीज है। और इधर ले आए आप अपना जीपी और यहाँ पे ले आए नेट प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपने इस तरीके से यहाँ पे जो है उसको कंप्यूट किया और कंप्यूट करके बताया कि जी इतना इतना % हमारा यहाँ पे डिक्लाइन कर चुका है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नेट मार्जिन परसेंटेज और ग्रॉस प्रॉफिट का ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, इन दोनों को हमने यहाँ पे बताया। ठीक है, अच्छा सर, मैंने इस तरह मतलब क्वेश्चन में ना हाँ बोलो। थेफ्ट का जिक्र तो मैंने कर दिया था, बट जिस तरह आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को लिंक करवाया ना, हाँ वो चीज मैंने लिंक नहीं की थी कि इसमें जो आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स के अगेंस्ट जो बातें लिखी हैं, सारा सब कुछ करा है, ये बातें नहीं लिखी थी, बट मैंने थेफ्ट का जिक्र तो कर दिया था। अब देखो इसकी की क्या है? इसकी की ये है सर कि आप ऐसे 4 5 6 सवालात अगर कर लेते हैं और चीजों का रिलेशनशिप किस तरीके से बनाया जाता है वो सीख लेते हैं, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। आप एग्जाम में जाएंगे, इस तरह की कोई चीज आती है, कोई सिचुएशन आती है, आप आराम से इसको जो है वो टेकअप कर सकते हैं। आराम से ये चीज जो है वो आपको समझ आ सकती है। आपने सिनेरियोस किए हुए हो। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम MSc 2 में अभी भी थियरी पढ़ा रहे हैं। हम अभी भी कह रहे हैं आओ थियरी पढ़ो, किताब देखो, कौन सा। अरे भाई आप किताब घुमाएं, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स घुमाएं, सवालात करना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप सवालों में फंसेंगे, सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे, गलतियां निकलेंगी। मिसाल के तौर पे जो इस अटेम्प्ट में बच्चा पेपर देने वाला है या स्टूडेंट इस अटेम्प्ट में जो पेपर देने वाला है, वो जब इस सवाल को प्रैक्टिस करेगा तो उसके तो जहन में आएगा ना कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और रेवेन्यू का लिंक कैसे बनाया जाता है, चीजों का आपस में जो है वो लिंक कैसे बनता है, वो तो करेगा, बिल्कुल करेगा। और जैसे ही वो यहाँ पे लिंक ड्रॉ करने की कोशिश करेगा, ऑटोमेटिकली उसको ये चीज समझ में आ जाएगी क्या यार इसकी जो प्रेजेंटेबिलिटी क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, किस तरह ऐसे सवालों को जो है वो प्रेजेंट करना है। तो जितना ज्यादा आप सिनेरियोस के साथ एक्वेंटेड होंगे, जितने वर्सेटाइल किस्म के वेराइटी के आपने क्वेश्चंस किए हुए होंगे, उतना आपका थिंकिंग होराइजन जो है वो खुला हुआ होगा। वरना MSc 2 में भाई ना मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं कि जो सवाल हम क्लास में कर रहे हैं वैसा एग्जाम में आने वाला है।
ये हर बंदा जानता है कि जो सवाल हम क्लास में कर रहे हैं वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, उससे मिलता जुलता आ सकता है, वही सवाल नहीं आएगा। तो ये तो हम छोड़ ही दें कि हम कोई थियरी यहाँ पे जो है वो पढ़ने लगे हैं या थ्योरेटिकली चीजों को जो है वो देखने लगे, इस तरह की सिचुएशन नहीं है। हमें जो है वो रियलिस्टिकली सिचुएशंस पे आना चाहिए, क्वेश्चंस पे आना चाहिए, और वहां से अपना सारा लिंक और ये सब चीजें जो है वो बहरहाल जो है वो क्रिएट करनी चाहिए। अगर वो हम नहीं करते तो फिर हमारे लिए यहाँ पे जो है मसला हो सकता है। जीपी का, नेट प्रॉफिट का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, रेवेन्यू का, इन सब चीजों का यहाँ पे आपस में जो है वो लिंक बन रहा है और इस तरीके से इनको मिला के जो है वो प्रेजेंट किया जा सकता है। अच्छा, जब आप ये टेबल देखो इस पे पेस्ट करते हैं ना तो ये ऑप्शन टैब खुल जाता है। कहीं पर आपने अगर कोई डिलीट करना है रो या इस तरह की कोई चीज इंसर्ट करनी है, निकालनी है, तो ये सारा कुछ आता है। टेबल प्रॉपर्टीज पे आप जाएंगे तो टेबल प्रॉपर्टीज भी इस तरह आपको नजर आ जाती हैं, विद, हाइट, एडवांस, क्या चीज रखनी है, कितनी रखनी है, बॉर्डर स्टाइल वगैरह अगर रखना चाहें तो ये भी रख सकते हैं। तो मैं सॉलिड को क्लिक करता हूँ, ठीक है। सॉलिड यही है शायद जो अभी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर कोई और बॉर्डर हम चूज करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। ऑल राइट, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने सवालों को इस टैब के अंदर प्रेजेंट करके टेबल्स को इस तरीके से जो है वो पेस्ट करके अपने आंसर्स की बहरहाल जो है वो प्रैक्टिस यहाँ पे की जा सकती है, ठीक है। सर ये तो हो गया, हमने रेवेन्यू की बात कर ली, हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स की कर ली, फिर उसके बाद कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में इंक्रीज है। ये बताता है कि जी कंपनी की डेडिकेटेड कमिटमेंट है टुवर्ड्स सीएसआर एक्टिविटीज और ये कंपनी के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के अंदर चीजों को जो है वो ऐड ऑन करेगा, ठीक है। नंबर 2, डिस्पाइट अ डिक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट 8% या 9 कह लो, तकरीबन 9% है, एग्जैक्ट निकाल लेते हैं, एक मिनट रुको, कितना है, -10%, 9%, ठीक है। Despite a decrease of almost 9% in net profit, 5% and 9% in gross profit and net profit respectively, the company has maintained its activities for the betterment and education of the community. Community projects expense has increased by 40, यहाँ पर एक जगह पे कैलकुलेट कर लो, 40 - 1, ठीक है। तकरीबन 12.5% का यहाँ पे आपके पास जो है इंक्रीज आया है, 12.5% का यहाँ पे इंक्रीज आया है। This shows how committed the company is in terms of considering the community as one of its key stakeholders and this will help the organization go sustainable in the longer run. क्योंकि यही लोग जिनको ये पढ़ा रहे हैं ये कल को एहसान बन के कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, कंपनी का भला सोच सकते हैं, कंपनी की सस्टेनेबिलिटी के अंदर जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी जितने तमाम एक्सपेंसेस आपके हैं, all other expenses including the workers accommodation, sales and marketing, distribution, administration, इनके अंदर वेरिएशन फ्रॉम नो वेरिएशन टू स्लाइट वेरिएशन यहाँ पे हमारे पास जो है वो मौजूद है। बहुत ही कम वेरिएशन हमारी यहाँ पे जो है वो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में मौजूद है, ठीक है ना। अदर आइटम्स इंक्लूडिंग क्या क्या है हमारे पास, वर्कर्स एकोमोडेशन, admin, sales and marketing, and distribution have very slight variation, बहुत ज्यादा slight variation यहाँ पे जो है वो
आपको जो है वो नजर आ रही है, एंड आर मोस्टली इन लाइन विद द प्रीवियस ईयर्स नंबर्स. Reflecting majority part of these to be fixed expenses. मेजोरिटी हमारी यहाँ पे जो है वो बहरहाल फिक्स एक्सपेंसेस की है, एक तरीके से इसको जो है वो हम लेके चल रहे हैं, ठीक है ना. सेल्स एंड मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर थोड़ा सा चेंज है, तो इसको हम अलग से अकाउंट फॉर करते हैं. अदर आइटम्स इंक्लूडिंग वर्कर्स अकोमोडेशन एंड एडमिन एक्सपेंसेस. are mostly in line with the previous year's numbers, reflecting majority part of these to be fixed expenses. और आगे आप कर लें सेल्स एंड मार्केटिंग. Sales and marketing and distribution. सेल्स एंड मार्केटिंग हमारा कितने से बड़ा है, 4 से 4.5 और 82 से 85. 4.5 डिवाइड बाई 4 माइनस 1, ये भी तकरीबन 12.5% है. और दूसरा है हमारे पास 82 से 85. ये आप कह लेंगे तकरीबन 3.7% से बड़ा. सेल्स एंड मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैव इंक्रीज्ड बाय, आप चाहें तो ये परसेंटेजेस यहाँ पे दिखा सकते हैं या ब्रैकेट में वर्किंग दिखा सकते हैं. 12.5% and 3.7% respectively. It's a steady increase as compared to previous year and have not. अच्छा, एक छोटी सी चीज यहाँ पे ये देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में थोड़ा सा डिक्लाइन यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि आपकी सेल्स क्वांटिटी जो है वो डिक्लाइन हो रही है. सेल्स क्वांटिटी डिक्लाइन होने का डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कोई इतना खास इफेक्ट नहीं आ रहा है. शायद यहाँ पे फैक्टर ये हो सकता है कि सामान की डिलीवरी की वजह से आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहां पे भी जो है वो थेफ्ट इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है ना. इट इज टू बी नोटेड दैट सेल्स क्वांटिटी has decreased, but distribution expenses have not. The matter of theft may also be involved during the distribution stage, as the quantity at the time of leaving site may be complete but do not reach to the designated place by the customer. या आप कह लो कि पोर्ट का एरिया भी यहाँ पे जो है हो सकता है इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट्स. निकल तो फैक्ट्री से पूरा सामान रहा है, लेकिन जो है वो बाकी चीजें यहाँ पे जो है इस तरह से नहीं हो पा रही, ठीक है. तो इसने इवैल्यूएट करने का बोला था, हमने इसको इवैल्यूएट करके यहाँ पे जो है वो पूरा बताया कि क्या क्या चीज किस तरीके से यहाँ पे जो है वो हमें नजर आ रही है. फिर यहाँ पे एक और चीज इन्होंने कही कि सर आप इसको एस्टिमेट भी करें कि इस कॉन्ट्रैक्ट का हमारे ऊपर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या इफेक्ट जो है वो पड़ सकता है. तो इन्होंने यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट बताया है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो ये रहा है कि हमारी प्राइस में एक 50% रिडक्शन आएगी, क्योंकि वहाँ पे R&D इन्वॉल्व है, वो हमें 50% जो है उस चीज को कम कर देंगे. हाईटेक टोबैको बिजनेस बना रहे हैं, लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं, जबकि 70% ऑफ द हार्वेस्टिंग लेबर वुड लूज द जॉब एज, उसकी जो है वो एकोमोडेशन चली जाएगी, उसकी जॉब चली जाएगी. ये वाला मसला जो है वो यहाँ पे हो सकता है. तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे जो है वो डाल सकते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म effects of the new contract.
अब इनको यहाँ पे जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है सर, मैं यहाँ पे छोटे छोटे बुलेट सब बना के जो है वो आंसर लिख रहा हूँ। आपने ड्राफ्टिंग करते वक्त कंप्लीटली इसको जो है वो बनाना है जिस तरीके से आप एक नॉर्मल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इसको हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। अच्छा जी सर, अगर मैं सबसे पहले शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म के अंदर तो सर हमारे सामने एक बात मौजूद है कि शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे लेबर पे भी इफेक्ट आएगा, हमारी प्राइस रिड्यूस हो जाएगी बाय 50%। प्राइस विल रिड्यूस बाय 50%। दैट मीन्स द एंटायर रेवेन्यू विल डिक्रीज बाय दैट अमाउंट। हमारा पूरा रेवेन्यू उस हिसाब से जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। और रेवेन्यू डिक्रीज करने का मतलब रिजल्टिंगली प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन, ये सब जो है वो हमारे पास डिक्रीज कर जाएंगे। सर जी सर इसमें हमें ये नहीं करना चाहिए कि मतलब ये जो इसने हमें टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बताएंगे इसके हिसाब से पीएनएल कंस्ट्रक्ट करके उसका इम्पैक्ट भी बताएं न्यूमेरिक टर्म्स में। अगर तुम देखो 50% से अपने रेवेन्यू को स्लैश डाउन करते हो और उसी प्रोपोर्शन में पैट को स्लैश डाउन करके दिखा सकते हो तो बिल्कुल यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसको क्योंकि किस उसने हमें तरह से हम कॉस्ट ऑफ यहाँ पे सेल्स का भी कैलकुलेट। बताया कि वो उसने हाँ बताया 70% अगर लेबर ले ऑफ होती सब होते तो आई थिंक हमें नंबर्स की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। तुम कह रहे हो पीएनएल हम पूरा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे हम रेवेन्यू के नंबर को यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे कंसिडरिंग द करंट प्राइसेस। फिक्स एक्सपेंसेस के अंदर अगर हम देखें तो फिक्स एक्सपेंसेस में हमारा कुछ पोर्शन रहेगा एकोमोडेशन वाले एरिया के अंदर। जो 70% हमारी लेबर है वो बाहर निकल जाएगी, तो पीएनएल में जो तुम्हारा ये वाला एरिया है वर्कर्स एकोमोडेशन वाला, ये कम हो जाएगा। तुम्हारे पास जो वर्कर्स की सैलरीज वगैरह हैं, वेजेस हैं, वो बाहर यहाँ पे जो है वो कम हो जाएंगी। लेकिन इसमें एग्जैक्ट हमारे पास जो है वो बाइफिकेशन नहीं दी हुई है, एग्जैक्ट बाइफिकेशन नहीं दी हुई। वर्कर्स एकोमोडेशन के अंदर सारी कॉस्ट जो है वो मौजूद है। और यहाँ पे इसने यहाँ पे बताया कि 70% हमारा यहाँ पे प्रोसेस जो है वो सारा का सारा ऑटोमेट हो चुका होगा, तो 70% लोग हमारे यहाँ पे निकल चुके। तो बिल्कुल यहाँ पे पीएनएल को जो है वो रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। सही क्या? ठीक है। ऑल राइट। एक चीज यहाँ पे और देखना, एक चीज और यहाँ नोट की जा सकती है। ये जब पहली दफा इस चीज को अपनाएंगे ना, उस पूरे प्रोसेस को और इन सारी चीजों को, तो हो सकता है कि कंपनी के पास भी थोड़ा बहुत कोई रिसर्च का एलिमेंट आता है या कंपनी के पास कोई इस तरह की चीज आती है। प्लस ये जो ऑटोमेशन ये इन्वॉल्व करते हैं, उस ऑटोमेशन की अपनी कॉस्ट भी आती है। तो पीएनएल बनाते हुए ये जरूर मेंशन कर देना यहाँ पे कि जो हमारी ऑटोमेशन की कॉस्ट है वो हमें यहाँ पे नहीं दी गई है। क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं ना, मच ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग प्रोसेस वुड रिक्वायर ऑटोमेटेड पिकिंग एंड प्रोसेसिंग। ये ऑटोमेशन लाने का भी कुछ एक्सपेंस होगा। वो एक्सपेंस एग्जैक्टली हमें यहाँ पे जो है वो नहीं पता। वो एक्सपेंस अस्सलामुअलैकुम एग्जैक्टली सर। हमें यहाँ पे नहीं पता। जी अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर यहाँ पे क्वांटिटी भी नहीं गिवन। अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस उसने बता दिया हाफ हो जाएगी पर टन, लेकिन क्वांटिटी कितनी इंक्रीज होगी या कितनी परसेंटेज होगी? ये देखो क्वांटिटी के बारे में यहाँ पे इसने हमें बताया, ये हमने कैलकुलेट कर ली थी लास्ट ईयर के हिसाब से, इस साल के हिसाब से कि इतनी प्राइस थी तो इतनी क्वांटिटी आ रही होगी। क्वांटिटी के बारे में ये कह रहा है कि भाई आप जो है वो पूरा का पूरा इसको जो है वो हम जो है वो आपसे ले लेंगे, लेकिन कितनी क्वांटिटी अब एक्सट्रैक्ट होगी ये नहीं पता। क्योंकि देखो इधर तो चोरी इन्वॉल्व है ना। जैसे ही क्योंकि सर ऑटोमेटेड पिकिंग आपकी, ऑटोमेशन हो जाएगी तो वो क्वांटिटी हाँ इंक्रीज कर जाएगी। एग्जैक्टली वो इंक्रीज कर जाएगी। और कितनी एग्जैक्टली इंक्रीज कर जाएगी वो हमें यहाँ पे जो है वो नहीं पता है। वो बिल्कुल सही बात है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास 3-4 चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा, प्राइस विल रिड्यूस बाय 50%, दैट मींस द एंटायर रेवेन्यू विल डिक्रीज बाय दैट अमाउंट, रिजल्टिंग इन नेट प्रॉफिट विल आल्सो बी डिक्रीज्ड। ऑटोमेटेड प्रोसेस, ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग, पिकिंग एंड प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो पिकिंग और प्रोसेसिंग की वजह से हमारी ऑटोमेशन की कॉस्ट विल आल्सो बी इन्वॉल्व, विल आल्सो बी इन्वॉल्व। ठीक है। Quantity and theft will resultingly decrease, due to automation, and theft will also decline due to that.
मे बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी आपकी स्ट्रांग है, चीजें स्ट्रांग है, तो फिर कम्प्लीटली भी एलिमिनेट किया जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैं छोटे बुलेट्स बना रहा हूँ, लेकिन इसे आपने बिल्कुल कंप्लीट फुल फॉर्म में जो है उसको जो है लिखना है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कितनी बन रही है। हाँ सर, ये चीजें तो हमारे पास आ जाती हैं, लेकिन एक बड़ा जो शॉर्ट टर्म में इफेक्ट आएगा ना, वो हमारे वर्कर्स एकोमोडेशन का आएगा। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि भाई कंपनी अपने वर्कर्स का बहुत ख्याल रखती है, और इस ख्याल रखने की वजह से कंपनी का एक इमेज बना हुआ है कि वो अपने वर्कर्स की वेलबींग के लिए, अपने वर्कर्स के एकोमोडेशन के लिए, अपने वर्कर्स के वेलफेयर के लिए कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा काम करती है। ठीक है, और वर्कर्स को ये सब देना सर, इसकी वजह से हो सकता है लोकल कम्युनिटी के अंदर फॉर द शॉर्ट टर्म लोकल कम्युनिटी के अंदर इसके ऊपर रिबेल आए, या इसके ऊपर जो है वो कंपनी को थोड़ा सा बैड इफेक्ट्स जो है वो फेस करने पड़े। ये जो आपका रिडक्शन आएगा ना, 70% रिडक्शन इन वर्कफोर्स, तो दे लूज देयर जॉब एज वेल एज एकोमोडेशन। इसकी वजह से जॉब ढूंढने खो जाने की वजह से और एकोमोडेशन ना होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ये फैक्टर आएगा कि भाई फॉर द टाइम बीइंग आपकी कम्युनिटी का परसेप्शन ऑफ द कम्युनिटी विल चेंज। आपकी कम्युनिटी का जो परसेप्शन है सारी चीज को लेकर, वो बारा चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है आपको इस पे रेजिस्टेंस भी फेस करनी पड़े। ठीक है ना, देयर मे बी सम रेजिस्टेंस एज वेल। हाँ, अगर कोई और प्रोजेक्ट करके एक्सपेंशन करके इन वर्कर्स को उसमें लगाया जा सकता है कुछ और चीज के अंदर, तो कंपनी इसको कंसिडर कर सकती है। कंपनी में कंसिडर expansion here in order to increase the revenues as well as deploy the labor force in some other possible task। कोई भी इस तरह की दूसरी टास्क के अंदर, दूसरी चीज के अंदर यहाँ पे जो है वो इस लेबर को इन्वॉल्व किया जा सकता है। कंपनी एक्सपेंशन की तरफ जाए, जाहिर सी बात है वो 100% हार्वेस्ट मांग रहे हैं। वो ये तो नहीं कह रहे ना कि आप इतनी क्वांटिटी दो हमें। जो मेरा कस्टमर है वो ये तो नहीं कह रहा मुझे क्वांटिटी कम करके दो, क्वांटिटी आप बढ़ाएं। अगर आपका यहाँ पे प्राइस कम पड़ रही है तो आपके मेजोरिटी एक्सपेंसेस तो फिक्स्ड है, आप क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन में जा सकते हैं, बिल्कुल लाया जा सकता है। ठीक है, इसको हम एक अलग पॉइंट बना लेते हैं। Company may consider expansion here in order to increase the revenues as well as deploy the labor force in some other possible task. ठीक है, the customer has not restricted quantity and most of the expenses are fixed. बहुत ज्यादा आपके expenses जो है वो fixed है, तो resultingly increase in quantity will justify or compensate decrease in price। और चूंकि आप सिंगल कस्टमर को सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेविंग्स आएंगी। और वो सेविंग्स भी देखो हम P&L कंस्ट्रक्ट करते वक्त इस तरह एस्टिमेट नहीं कर सकते, सिंस इट्स अ सिंगल कस्टमर है। ठीक है, तो हमारे जो एक्सपेंसेस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के हैं, सेल्स मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस विल लार्जली बी सेव्ड। बहुत ज्यादा उन आइटम्स के अंदर आपके पास जो है सेविंग आ जाएगी। तो शॉर्ट टर्म में ये 5 जी बोले। अच्छा सर, इसमें एक चीज ये भी है कि जिस तरह हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस फिक्स है, तो हम लोग ऊपर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर रहे हैं पिछले 2 साल का, हाँ, उसमें हम लोग हाई ऑपरेटिंग गियरिंग का जिक्र भी कर सकते हैं कि मेरा जरा सा रेवेन्यू चेंज हुआ तो मेरे पूरे P&L की हालत खराब हो गई। लेकिन वो तो तुम्हारे एक्सपेंसेस की साइड पे तुम्हें सेविंग भी आ जाएगी ना। सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का एक्सपेंस तुम्हारा बच जाएगा, बहुत ज्यादा लोन पे डिपेंडेंसी तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम आहिस्ता आहिस्ता उस लोन को जो है वो पे ऑफ कर दोगे। उन्होंने लोन की हमें रिपेमेंट की डेट क्या बताई है यहाँ पे? 10 साल। अच्छा, 10 साल बाद करनी है, 10 साल बाद हम इसकी पेमेंट करनी है। तो अभी अगर हमारे पास अच्छा बिल्डअप आ जाता है, मिसाल के तौर पे हम एक्सपेंशन करते हैं, क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं, हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, सेल्स मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस से जान छूट जाती है। तुम देखो क्वांटिफाई करो, अगर सेल्स मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस हैं कितने, ये है तकरीबन 85 और 5 करो, रफली हो गया 90, और तुम्हारा
अच्छा 90 मिलियन, तो 130 में से 90 मिलियन की सेविंग तो तुम्हारे पास स्ट्रेट आ जाएगी, 90 नहीं तो 80 मिलियन की सेविंग आ ही जाएगी। तो अगर मेरा रेवेन्यू वहां पे हिलता भी है तो एक्सपेंसेस की जो यहाँ पे रिडक्शन है वो बहरहाल जो है वो मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट को जस्टिफाई कर देगी। दिस विल help the company pay the finance cost on the 10-year loan। 10 साल के लोन पे आपको फाइनेंस कॉस्ट पे करने में हेल्प होगी। हाँ कुछ जी कह रहे थे सर, फिर? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग क्या कर, जो आपने पहली वाली हेडिंग डाली थी ना, हाँ हम उसमें हाई ऑपरेटिंग गियरिंग की बात करते हैं और फिर यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म एनालिसिस कर रहे हैं ना, उसमें इसको हाँ। बता देंगे कि कंपनी के हाई ऑपरेटिंग गियरिंग है तो उसकी फिक्स कॉस्ट की सेविंग होगी, तो उससे उसको ये फायदा हो जाएगा। मैं इस अच्छा तरह के अच्छा अच्छा, कनेक्शन की बात कर रहा था। वो कह रहे हो तुम ऊपर यहाँ पे एनालिसिस में जी सर। इधर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो यार। फाइनेंस कॉस्ट का पॉइंट यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। मैं सेल्स मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे रुक गया था, मेरे जहन में नहीं आया कि हम यहाँ पे भी फाइनेंस कॉस्ट का पॉइंट जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे फिर फाइनेंस इंटरलिंकिंग जो कॉस्ट, एग्जामिनर कहता है ना कि वो आपके हाँ आंसर हाँ की हाँ, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन लिंक नहीं है। हाई फाइनेंशियल लेवरेज, और ये भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, एक बहुत बड़ा चंक हमारे प्रॉफिट का इसमें जो है वो चले जाता है। यानी 230 मिलियन का तुम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रहे हो, उसमें से 130 तुम्हारा जो है वो बैंक लेके जा रहा है। 230 डिवाइडेड बाय 130, तुम्हारे यहाँ पे देखो इंटरेस्ट कवर भी कम हो गया है। ये इंटरेस्ट कवर का पॉइंट भी यहाँ पे डाला जा सकता है, इंटरेस्ट कवर की कैलकुलेशन भी की जा सकती है। जस्ट फिल बदी मुझे जहन में आया, 311.15 डिवाइडेड बाय 130। इस रिडक्शन इन प्रॉफिट की वजह से तुम्हारा जो इंटरेस्ट कवर है वो भी यहाँ पे कम हो गया है, ठीक है ना। इंटरेस्ट कवर also decreased due to decrease in profits before interest and tax। या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर लो, इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में रिडक्शन की वजह से यहाँ पे तुम्हारा जो इंटरेस्ट कवर है वो भी बहरहाल जो है वो यहाँ पे कम हो गया। सर इंटरेस्ट कवर किस तरीके से निकाला जा सकता है? 230 डिवाइड बाय 130 इज इक्वल्स टू 1.77 वर्सेस लास्ट टाइम कितना था? 3115.5 डिवाइडेड बाय 130 इज इक्वल्स टू 2.4। ठीक है, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन ये पॉइंट भी यहाँ पे जो है वो डाला जा सकता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे अच्छा खासा बर्डन है। वेल मेंशन्ड यार, मेरे जहन से निकल गया था ये, ठीक है। शॉर्ट टर्म में सर हमारा प्राइस रिड्यूस हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी डिक्रीज हो सकती है, ऑटोमेटेड से हमारी ऑटोमेशन की कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, थेफ्ट हमारा कम हो जाएगा बहुत ज्यादा। वर्कफोर्स में रिडक्शन की वजह से शॉर्ट टर्म में एक बुरा परसेप्शन पड़ेगा हमारे ऊपर। कंपनी एक्सपेंशन कंसिडर कर सकती है क्योंकि ज्यादातर उसके एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड हैं। कस्टमर ने किसी किस्म की जो है वो क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट नहीं की है और क्वांटिटी हमारी डिक्रीज इन प्राइस को जस्टिफाई कर देगी। सॉर्ट ऑफ हमारे पास जो है वो कॉम्पनसेशन उसकी जो है वो आ जाएगी क्योंकि हम जीपी अच्छा खासा मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 77% जीपी का मतलब ये है कि हमारी लार्जली जो इम्पैक्ट आएगा वो सिर्फ रेवेन्यू के इंक्रीज की वजह से आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड is made 23% से 28%, ठीक है। सिंगल इट्स कस्टमर, सिंस इट्स सिंगल कस्टमर, सेल्स मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे। दिस विल हेल्प द कंपनी टू पे द फाइनेंस कॉस्ट ऑन द 10-year लोन। लेकिन सर यहाँ से एक और बात निकलती है, इसी लास्ट वाले पॉइंट से एक और बात निकलती है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के अंदर यू विल बी डिपेंडेंट ऑन वन क्लाइंट, ऑन वन कस्टमर ओनली। GHF विल बी, ये तो कंपनी कर लो, चलो नाम कहीं भी मेंशन नहीं किया हमने। The company will be dependent on single customer। अगर इस कस्टमर को कुछ हो गया तो आपके बिजनेस का मसला हो जाएगा। सलमान नईम ने ये पॉइंट भी लिखा था थोड़ी देर पहले चार्ट के ऊपर, बिल्कुल सही पॉइंट लिखा था, हम इसके ऊपर आने वाले थे। द कंपनी विल बी डिपेंडेंट ऑन सिंगल कस्टमर। कल को इस कस्टमर को कुछ होता है तो आपकी बिजनेस की कंटिन्यूटी और बिजनेस की चीजों पर रिस्क आ सकता है। इफ दिस कंपनी fails in their research or their product is not successful। अगर इनका प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, आपके बिजनेस के ऊपर प्रोबेबिलिटी का रिस्क आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी का रिस्क आ जाएगा कि भाई आप आगे चल सकते हैं नहीं चल सकते। बट इफ
the product is adopted by the customers, such less harmful product is adopted by the customers, this will form the future growth, and company will have a first mover advantage in this new range of products. प्लस जो कंपनी के एक CSR का पर्सपेक्टिव है लिस्टिंग को लेके, ये CSR का पर्सपेक्टिव, ये लेस हार्मफुल प्रोडक्ट का पर्सपेक्टिव हो सकता है IPO में भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाए, ठीक है ना. दिस कोलैबोरेशन एंड चेंज फॉर अ लेस हार्मफुल प्रोडक्ट might be seen as a better move for customers as stakeholders, and company might benefit from this sustainable perspective in their upcoming IPO. या अपकमिंग तो नहीं, इंटेंडेड कर लो, इंटेंडेड IPO. इंटेंडेड IPO में भी बहरहाल इनको यहाँ पे जो है वो इससे फर्क पड़ सकता है. काफी ज्यादा कस्टमर की डिपेंडेंसी तो एक चीज पर है, बात सही है, लेकिन उसको लेवरेज करने के लिए, उसको आसान करने के लिए इनको आगे जाके मजीद ऐसे कस्टमर्स को अपने पोर्टफोलियो में जो है वो ऐड करने की कोशिश करनी चाहिए. लेकिन ये कंपनी तो पूरी क्वांटिटी उसी को सप्लाई करेगी. ये हो सकता है कि आप सिस्टर कंसर्न्स और दूसरी कंपनीज को बना के, दूसरी साइट्स को एक्सप्लोर करके नए कस्टमर्स की तरफ यहाँ पे जो है वो जाया जाए, ठीक है. तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को हमने यहाँ पर शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को डिस्कस किया. एग्जैक्टली हमारी रिक्वायरमेंट क्या कहती थी. शॉर्ट और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हमने यहाँ पे जो है वो बता दिए. P&L का देखो कुछ हिस्सा आप कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह का डिक्रीज इंक्रीज निकाल सकते हो, लेकिन 100% नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वांटिटी कितनी इंक्रीज होगी ये नहीं पता. एग्जैक्टली कहाँ हमारी ऑटोमेशन की कॉस्ट आएगी ये एग्जैक्टली नहीं पता. थेफ्ट किस हद तक कम होता है, कितना आता है, लेकिन जितना हम उसे क्वान्टिफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जितना कर सकते हैं बहरहाल हमने करना है, ठीक है. तो ये तरीका कार होगा हमारा इस तरह से टेबल फॉर्म करने का और उस टेबल को इस तरीके से यहाँ पर लेकर आने का, चीज़ों को आपस में मिला के लिंक करके यहाँ पे लिखने का. थोड़ा सा मैंने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स के अंदर शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, ऊपर की तरह बिल्कुल पैराग्राफ में नहीं लिखी हैं. तो ये वाली चीज़ आपको थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस के वक्त एक प्रॉपर फॉर्मेट में, एक प्रॉपर फॉर्म में आपने जो है वो उसको लिखना है. अब देखो ये सोल्यूशन हमने यहाँ लिख तो लिया है बहुत ज़बरदस्त सा, लेकिन ये पता नहीं ये पूरा कॉपी होगा यहाँ पे आउटसाइड में या नहीं होगा. नहीं हो रहा भाई. सर नीचे एक्सेल में करके देखें, हो सकता है वहां से फिर आ जाए बाहर. चलो ये भी करके देख लेते हैं. सही, यहाँ पे एंड पे मेंशन ही करना चाहिए कि हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन, मजीद इंफॉर्मेशन इसके लिए चाहिए, क्योंकि मार्क्स के हिसाब से जस्टिफाइड है. नहीं सर, ये यहाँ पे काफी इंफॉर्मेशन, जैसे कितनी क्वांटिटी होगी, ये इनका कितनी रिसर्च, कितनी ऑथेंटिक है रिसर्च, और इस तरह की चीजें अगर यहाँ पे हम भाई 12 नंबर के लिए सवाल है, 12 नंबर के लिए सवाल है. ये सवाल अगर 25 नंबर के लिए होता और 30 नंबर के लिए होता तो मैं बोलता हाँ ये सब हमें दिया हुआ हो. एक एक कैलकुलेशन का एक एक मार्क तो वैसे ही बन जाता है. आप जो प्रोजेक्टेड P&L है वो आप बनाएं अच्छा सा, और अगर सही बना दें क्वांटिटी वगैरह से 5 नंबर तो इसी के हो गए. तो फिर बाकी वो किस चीज के मार्क्स देगा. नहीं सर, जस्ट एक लाइन ये कि यहाँ पे इसने डिमांड किया कि एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ शिफ्टिंग, तो हम यहाँ पे उसको ये बता सकते हैं कि हम फुली इसको एस्टिमेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, ये आप बता सकते हैं. आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि भाई अगर और इन्फॉर्मेशन होती तो हम यहाँ पूरा P&L प्रोजेक्ट कर सकते थे. बिल्कुल सही बात है. बेटर इवैल्यूएट कर सकते हैं, बेटर इवैल्यूएट कर सकते थे अगर मजीद डेटा यहाँ पे हो. मैनेजमेंट को राय दी जा सकती है कि भाई ये डेटा अगर आपके पास हो तो आप कर सकते हैं. बिल्कुल सही बात है. लेकिन एग्जामिनर ने इन्फॉर्मेशन इसलिए इतनी ज्यादा नहीं दी क्योंकि मार्क्स भी जस्टिफाइड है. 12 नंबर के लिए 12 आप इतने ही पॉइंट्स यहाँ पे जो है वो लिख सकते थे. लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स के आप 3-3 नंबर रख लो, फाइनेंशियल एनालिसिस के आप तकरीबन 6 नंबर रख लो, वर्किंग वगैरह सब मिला के, और इसमें जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और थेफ्ट वाला पॉइंट है इसके 2 नंबर रख लो, बाकी का 1-1 नंबर रख लो. तो इस तरीके से इसकी बाइफिकेशन बन सकती है, ठीक है. अच्छा भाई देखो मैं इसको Ctrl+C कर रहा हूँ यहाँ पर, इस पूरे को उठा के मैंने Ctrl+C किया, ये गया शीट नंबर 2 में.
नहीं, टेबल ही पेस्ट कर रहा है सर, नहीं हो रहा है यहाँ पे सर paste। स्निपिंग लेके सेव करने इसका सोल्यूशन आगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसका यही हल है। हाँ ये तो है, तो सही कह रहे हो। अगर मैं इसको डायरेक्टली कंट्रोल एस करता हूँ और फिर इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, तो फिर कोई हल बनता है क्या? नहीं, इस तरह से भी जो है वो बारह शायद नहीं हो रहा है। नो, ये वाली चीज भी जो है वो नहीं हो रही। ठीक है, तो बहरहाल स्निपिंग टूल वाली चीज कह लें, या चलो वीडियो में तो रिकॉर्ड हो ही गया। आप लोगों में से कभी किसी को रेफर करना हो तो वो वीडियो से इसको जो है वो रेफर कर सकते हैं। ये वाली चीज तो जो है वो हो ही गई है, लेकिन बहरहाल आई होप यू गॉट एन आइडिया कि किस तरीके से हमें इसको जो है वो प्रेजेंट करना है और वो सारी चीज को जो है वो करना है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को जो है वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है। ठीक है, इसका जरा हम देखते हैं। अब हमारे पास सवाल के अंदर पार्ट बी, अब यहाँ पे 9 मार्क्स में हमें टोटलिटी में पूछ रहा है, 9 मार्क्स के लिए, कि भाई हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के ऊपर इसका एग्जैक्टली इस कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो क्या इम्पैक्ट होगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, शॉर्ट टर्म के अंदर आपकी कम्युनिटी और इन सब चीज़ों में जो है वो मसले मसाइल होंगे, एकोमोडेशन वगैरह आप नहीं लेंगे, 70% ले ऑफ कर देंगे, उसको बचाया जा सकता है, एक्सपेंशन में जाके बिजनेस को एक्सपैंड करके बचाया जा सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सोचा जा सकता है, उनको कहीं और डिप्लॉय किया जा सकता है, उनकी कहीं और नौकरी कराई जा सकती है, उनको कहा जा सकता है कि भैया हम अपने रेफरेंस पर आपको कहीं और जो है वो भिजवा देंगे, आप बेरोजगार नहीं हो। ऐसा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उसका इम्पैक्ट बुरा होगा। लॉन्ग टर्म में कस्टमर्स के लिए लेस हार्मफुल प्रोडक्ट अपने आप में अप्रिशिएट होगा, और अप्रिशिएट होकर बहरहाल उसको जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, और लॉन्ग टर्म में कंपनी अपने एक अच्छे प्रोडक्ट इन सब चीज़ों को जो है वो यहाँ पे बना सकती है। ठीक है, CSR के ऊपर मैं आप लोगों को डिटेल में इंशाल्लाह मजीद क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो वहाँ पे हम इसका कॉन्सेप्ट भी पूरा रिवाइज करेंगे कि एग्जैक्टली इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, इसको जो है वो कहा किया जाता है, ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग जो है वो होती क्या है, ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। आज हमारा जो मोटिव था वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस और परफॉर्मेंस मेजरमेंट को यहाँ पे जो है वो डिस्कस करना था, और हमने इस पूरी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करने के बाद इधर जो है वो इंक्लूड किया। अच्छा, एक और पॉइंट छोटा सा जो यहाँ ऐड करना है, ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट का भी, हमने डिविडेंड का पॉइंट यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, डिविडेंड्स का पॉइंट डिस्कस नहीं किया है। देखो, डिविडेंड्स के बारे में यहाँ पे कहता है कि चाहे प्रॉफिट कम कमाया या ज्यादा कमाया, हम 100 का डिविडेंड जो है वो यहाँ पे लेकर जा रहे हैं। केस स्टडी में क्या बताता है डिविडेंड के बारे में? डिविडेंड्स हैव बीन अ स्टेडी 100 million फॉर द लास्ट 5 years। ठीक है, तो स्टेडी डिविडेंड ऑफ 100 million for the last 5 years reflect that it's the need of the family, and this amount is distributed among the family in order to bear their expenses। अब पहले साल के अंदर तो ठीक है, यहाँ पे जब 143 था आपने 100 का डिविडेंड निकाला, समझ में आती है बात, लेकिन जब 79 था और आप डिविडेंड 100 का ले गए, इसका मतलब करंट ईयर के अंदर आपने रिजर्व्स को जो है वो कम किया है। करंट ईयर में आपके रिजर्व्स जो है वो बेसिकली यहाँ पे कम हुए हैं। ड्यूरिंग द करंट ईयर dividend has been constant despite decrease in the profitability। ये कह लो massive decrease in the profitability, बहुत ज्यादा यहाँ पे जो डिक्रीज है, उसके बावजूद आपने जो अभी डिविडेंड को कांस्टेंट रखा है। दिस हैज इफेक्टिवली decreased the reserves of the company, which may be needed for future developments / expansion etc। इन चीजों के लिए जो वो बाहर फ्यूचर में ही डिविडेंड वाली चीज जो है वो इस्तेमाल की जा सकती थी। तो कंपनी को यहाँ पे एक ऐसी डिविडेंड पॉलिसी रखनी चाहिए, डिविडेंड पॉलिसी शुड बी सच that it commensurates with the financial performance
as well as take into account the cash needed in the future for further developments. ऐसी डिविडेंड की पॉलिसी एटलीस्ट यहाँ पे जो है वो होनी चाहिए थी। डिविडेंड का पॉइंट, फाइनेंस कॉस्ट का पॉइंट, ये दोनों उसमें रह गए थे, वो हमने बहरहाल यहाँ पे जो है वो पूरे इंक्लूड कर लिए। ठीक है, ऑल राइट। तो ये वाली चीज़ हमारी यहाँ पर पूरी मुकम्मल हो गई। हमने एक सोल्यूशन को टेबल की फॉर्म में और ऊपर वर्ड्स की फॉर्म में दोनों यहाँ पे लिखने की कोशिश की। हर क्लास में जो केस स्टडी करेंगे उसका एक पार्ट एटलीस्ट एक्सेल पे डिस्कस करने के बाद उसका एक पार्ट, 2 पार्ट एटलीस्ट हम यहाँ सॉफ्टवेयर में करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे लिए जो है वो आसानी हो। और 8, 10, 12 क्वेश्चंस करने के बाद काफ़ी हद तक हम एक्वेंट हो जाएंगे कि यार अब हमारा हाथ जो है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर सेट हो गया। तुम लोग ये, वैसे मेरा भी जो है गालिबन हाथ काफ़ी सेट हो जाएगा। तो फिर CFAP के जो लोग हैं दिसंबर 23 के लिए वो प्रिपेयर करूँगा, तो उनको भी उसमें एक्वेंट करवाना और सारी चीज़ें करवाना आसान हो जाएगा। मुझे उम्मीद है 25 फेब को जो तुम लोगों का मॉक होता है, उस मॉक के पर्सपेक्टिव से एग्जामिनर जो है वो सॉरी ICAP जो है वो इसके अंदर कुछ मीनिंगफुल चेंजेस लेकर आएगा, फीडबैक जो है वो रोल प्ले करेगा। लेकिन बहरहाल अब आज नहीं, कल नहीं, 1 अटेम्प्ट नहीं, 2 अटेम्प्ट नहीं, 3 अटेम्प्ट नहीं, बहरहाल कभी ना कभी तो ये चेंज आना है। मुझे पता है मेरा जो CA हुआ है पूरा, वो इसी कश्मकश में हुआ है कि जी ये पेपर निकला तो पुरानी स्कीम, नहीं निकला तो नई स्कीम। मुझे याद है 2012 के मिड में, जुलाई में CM ने स्टार्ट किया, तो 13 में मेरी पहली अटेम्प्ट थी और नई स्कीम आ गई थी एजुकेशन की 2014 में। तो मैंने जो कैफ की अटेम्प्ट यानी मॉड्यूल डी की अटेम्प्ट दी थी वो मार्च 14 में दी थी, मार्च 2014 में। तो मुझे याद है उसमें था कि अगर आपके सारे पेपर्स निकले तो आप पुरानी स्कीम में, नहीं निकले तो आप नई वाली स्कीम में। तो एक वाहिद उन 4 में से ऑडिट का पेपर था, वो मेरा 47 पे रुक गया। पहला कैफ का पेपर था जो जिसमें मैं जो है वो फेल हुआ था। बार मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, नई स्कीम में दे देते हैं। लेकिन वो ट्रांजिटरी टाइम था कि आप अगर 1 साल के अंदर कैफ क्लियर कर लेंगे तो फिर आप दोबारा से पुरानी स्कीम में फॉल कर जाएंगे। तो हमने जो है वही किया। कैफ अल्लाह का शुक्र फिर एक अटेम्प्ट में ऑडिट निकल गया, तो मैं फिर पुरानी स्कीम में आ गया मॉड्यूल ई के अंदर। मॉड्यूल ई के 4 पर्चे दिए, 3 निकले, 1 रुक गया। अब जब F दिया दिसंबर 2016 में, तो फिर नई स्कीम अप्लाई हो गई। तो BFD नई स्कीम में दिया जिसमें 25% उस पर कॉस्टिंग भी था। अब कॉस्टिंग नहीं है BFD के अंदर, 25% उसमें कॉस्टिंग भी था। और मैक और IT, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और IT, यही भी कॉस्टिंग का पेपर और IT का पेपर। इसके बारे में था कि भाई ये क्लियर कर लोगे तो MSA 1 MSA 2 नहीं देना पड़ेगा। तो F के मैंने 3 पेपर यानी कि BFD, ऑडिट और आपका टैक्स, ये मैंने नई स्कीम में दिए। मॉड्यूल ई का एक पुराना पेपर BMS बन चुका था, नई स्कीम में दिया। और मैक मैंने पुरानी स्कीम वाला पेपर दिया, पुरानी स्कीम वाला दिया। खैर अल्लाह अल्लाह करके 5 पेपर दिए थे, 2 निकले, BFD और मैक निकल गया। अब आपका एडवांस टैक्स रह गया, ऑडिट रह गया, और वो रह गया मेरा जो है वो एडवांस टैक्स ऑडिट, और ये BMS SPM जो अब नाम हो गया इसका। मैंने कहा यार अब तो ये तो सब नई स्कीम की है ना, इनको स्टडी टैक्स से पढ़ के करके जो है निकालना है। तो तीसरी अटेम्प्ट में ये 3 दिए, अल्लाह का शुक्र है ये 3 निकल गए। तो मेरा पूरा CA इसी कश्मकश में था कि मैं MSA में फॉल कर जाऊंगा, नहीं मैं कैफ में फॉल कर जाऊंगा, नहीं मैं CFAP में फॉल कर जाऊंगा, मैं इधर फॉल कर जाऊंगा, उधर फॉल कर जाऊंगा। तो बहरहाल ये होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम अटेम्प्ट दे रहे हैं, हमारे साथ तो शायद ये पहली बार होगा कि हम ये टेक्नोलॉजी पे दे, लेकिन क्या जरूरत है 6 महीने ज़ाया करने की, दे देते हैं। बहरहाल ज़ाया नहीं करना अपने टाइम को, इंशाल्लाह लिखते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, एक्वेंट हो जाओगे इसके साथ, और इस तरीके से बहरहाल जो है वो इस चीज़ को यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके हम हैबिचुअल हो जाएंगे, सवालात कर करके इंशाल्लाह। ठीक है, मेरा आज का एजेंडा था फाइनेंशियल एनालिसिस और परफॉर्मेंस मेजरमेंट तुम्हें समझाना, उसके ऊपर एक एग्जांपल करवाना। तो मैंने सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल कराई है, सिर्फ उसका पार्ट A करवाया है, और सिर्फ उसी को जो है वो अपने पर्सपेक्टिव में आज रखा है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं चीज़ों के जो है वो नहीं जा रहा, ताकि थोड़ी हमें सॉफ्टवेयर से भी ओरिएंटेशन हो जाए, वो भी हमने यहाँ पे लिख के जो है वो सॉल्व कर लिया। तो आज का हमारा एजेंडा यहीं तक है। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो मुझे बताएं, फिर हम क्लास को कंक्लूड करते हैं। एनीथिंग यू वुड सर लाइक एक टू आस्क? रिक्वेस्ट है जी पूछें, छोटी सी। बोले बोले। सर ये कि जब आप नेक्स्ट क्लास में जो भी क्वेश्चन करा रहे होंगे, जिस वो तरह पहले से कोई भी बता होगा, दें। तो वो पहले से बता दें, ताकि अगर वो हम लोग हाँ उसमें कुछ अपने पॉइंट्स लिख के रख लें, ताकि वो टाइम से हो जाए आपको, फिर वो क्लास में अगर बता भी देंगे ना, तो एक वो आने का पर्पस भी अचीव हो जाएगा कि भाई हम ये सोच रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं, तो वेयर वी आर लैकिंग बिहाइंड, इस तरह की चीजें आइडेंटिफाई हो हाँ जाएंगी। श्योर, मैं वीकडे में इंशाल्लाह वो जो है वो भेज दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन है जो हमें वीकेंड पे करना है। जी सर। ठीक है, मोस्ट लाइकली थर्सडे तक या वेडनेसडे तक मैं बता दूंगा कि क्या हमारा अगला एजेंडा है। तो फ्राइडे वाले दिन आप लोगों के पास शाम में टाइम होगा ऑफिस से आने के बाद, रात का जो नॉर्मली 8 से 10 का, 10 से 12 का टाइम होता है, तो उसमें देख लीजिएगा। सैटरडे को हम 12 बजे 1 बजे इस तरह के टाइम पे क्लास रख लेंगे। ठीक है। अच्छा सर, बाकी एक चीज और ये भी बताइएगा कि अब जैसे आपने कहा कि वीक में 2 केस स्टडीज हम लोग खुद करें, ठीक है, हाँ हाँ
तो हम पहले आपका वो जो सर मैंने कल पूछा था, पहले हम लोग आपके जो रिवीजन लेक्चर थे बीएमएस के वो देख के फिर हाँ उस वो पे देख लो, केस स्टडीज पे मूव। बीएमएस सर अब बीएफडी उसकी दोनों। जी जी अच्छा सर, उस केस स्टडी को हम कैसे करें? मतलब लेक्चर खोल के आपके चीजें देखें या पहले उसको खुद सॉल्व करें फिर लेक्चर देखें, किस नहीं तरह नहीं, से? पहले खुद सॉल्व करो भाई, पहले खुद सॉल्व करो। अगर आपकी अटेम्प्ट एक हो चुकी है, देखो वो लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं वो तो अभी फर्स्ट स्टेज में हैं, वो तो समझ रहे हैं सवालात होते कैसे हैं, किस तरह किए जाते हैं, वो तो सिर्फ सवाल को रीड करके अपने छोटे पॉइंटर्स बना के सोल्यूशन को रेफर करने। लेकिन जो सेकंड अटेम्प्ट या खुदा ना खास्ता थर्ड अटेम्प्ट वाले हैं, वो तो सवाल का नाम पढ़ें। जैसे आज हमने परफॉर्मेंस एनालिसिस किया ना मिसाल के तौर पे, तो आप यहाँ पे अपने पोर्टल पे जाएं और आपके पोर्टल पे परफॉर्मेंस एनालिसिस का टैब आ रहा है, 1 मिनट में दिखाता हूँ। ये आपका MS2 का पोर्टल है। आप इस MS2 के पोर्टल पे जाएं, देखिए स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का टैब आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास फ्रेश फूड कंपनी का सवाल है, डिविजनल परफॉर्मेंस है, राना फार्म का सवाल है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जीटा का सवाल है, परफॉर्मेंस एनालिसिस है, अंकल आजाद का सवाल है। ये आपके सामने सवाल मौजूद हैं, सब में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालाइज हुई है। 4-5 सवाल कर लें इस वीक में आपका, या 2 वीक्स में आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस डन। आपको समझ में आ जाएगा परफॉर्मेंस किस तरीके से एनालाइज की जाती है, कैसे सवाल में सोचा जाता है। बाकी सवाल जो एग्जाम में आएगा वो तो ज़ाहिर एक नए तर्ज अमल से ही आएगा, लेकिन हमें तो एटलीस्ट समझ आ जाएगा ना कि हमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट के सवाल को कैसे टैकल करना है। ठीक है सर, सही ठीक है, हो गया, तो आप थैंक यू। इस टैब के सवाल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन्वेंट्री अल्लाह का शुक्र है पोर्टल पे बहुत है भाई, 50+ क्वेश्चंस की इन्वेंट्री है। जो क्लास में हम कर रहे हैं उससे मिलते जुलते 2 सवाल भी कर लेंगे, आपके लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है भाई, और कोई सवाल किसी का? रजिया, अहमद, अरसलान, आप लोगों का कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर सर। फिलहाल थैंक यू सर। चलें, थैंक यू सो मच यार। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। और इस वीक की फिर 2 केस स्टडीज आपने जो है वो करनी है। अगले सैटरडे हमारी मुलाकात हो। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट और थी। जी जी सर वो अगर आप फ्राइडे को एक दफ़ा वो ग्रुप पे एक दफ़ा टाइम कंफर्म कर लेना कि अगर थोड़ा हम जल्दी का रख लें तो हाँ, मैं कर लूंगा। अच्छा हो वो जो जाए। हमारे MS2 का कम्युनिटी ग्रुप है ना, जून 23 दिसंबर 23 लिखा हुआ है जी उस सर, पर मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। ठीक है, कोई मसला नहीं। थैंक यू सर, नो थैंक यू। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ सर।